बाइजिंग अपने हॉस्टल में बैठी रही। रूम में उसके थॉट्स डिसबिलीफ और पेन से घिरे हुए थे। उसके सामने आराम से बैठे ल्यू लॉन्गटिंग ने शांत भाव से उसकी उथल पुथल को देखा। इंसान ऐसे ही होते हैं, उसने कहा। वो आसानी से डिजायर्स के वश में हो जाते हैं। बाइजिंग ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम्हें पहले से ही पता था? उसकी आवाज कांप रही थी। ल्यू लॉन्गटिंग ने हल्का सा सर हिलाया। वांग शुआन वाली घटना के बाद मुझे शक हुआ, उसने एडमिट किया, इसीलिए मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की। ल्यू लॉन्गटिंग ने स्टेडी टोन में कहा। या का परिवार एवरेज दर्जे का है, स्ट्रगल कर रहा है अपना गुजारा चलाने और अपनी पढ़ाई के लिए पैसे बचाने के लिए। 3 साल पहले वो कुछ बड़े लोगों की रखेल बन गई थी, लेकिन वो हमेशा सोचती थी कि वो इससे कहीं ज्यादा की हकदार है। वो खुद को तुमसे बेहतर समझती थी, ये मानती थी कि तुम हर तरह से उससे नीचे हो। लेकिन जब वैंग शुएन, जिस लड़के को वो पसंद करती थी, तुमसे प्यार करने लगा और तुम भी मेरे साथ थे, तो जेलसी ने उसे जकड़ लिया। ल्यू लॉन्गटिंग की नजरें ठंडी पड़ गईं। उसने कहा, एक औरत में जेलसी उसे पागल कर सकती है। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गईं। उसने वैंग शुएन को बहकाया, उसे तुमसे मिलने के लिए उकसाया, और पर्दे के पीछे सब कुछ उसी ने रचा था। चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया है, बाइजिंग ने मुश्किल से अपनी बात कही। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं इसे होने से रोक सकती थी। उसकी आवाज रिग्रेट से भर गई। कुछ दिनों बाद स्कूल में डर और अनसर्टेनिटी की विस्पर्स फैल गई। स्टूडेंट्स दबी आवाज में ग्रुप्स में इकट्ठा होकर भयानक खबर पर डिस्कस करने लगे। कई लोगों ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी। रूमर्स फैलने लगी और पैनिक का माहौल छाने लगा। बाइजिंग ने इस कियोस्क को अपनी आंखों के सामने देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी जेब में फोन बज रहा था और उसने कांपते हाथों से उसे बाहर निकाला। स्क्रीन पर एक मैसेज डेंजरसली चमक रहा था। जैसा तुमने चाहा वो सब मर गए। उसकी आंखें शॉक से चौड़ी हो गई। ये कैसे हो सकता है? मरने वाले सभी लोग रिजर्वॉयर पर उसके साथ थे। इससे पहले कि वो आगे कुछ समझ पाती, एक जानी पहचानी आवाज ने उसके थॉट्स को इंटरप्ट कर दिया। हे बाइजिंग, बाइजिंग, उसने फिर से पुकारा, मानो कोई इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन दिखा रहा हो। मुड़कर देखा तो बाइजिंग ने फांगची को चिंतित नजर से देखा। तुम कहाँ खोई हुई हो? मैं तो तुम्हें बहुत देर से फोन कर रही थी, वो डांटते हुए कहता है। अभी भी सहमा हुआ। बाइजिंग माफी मांगता है। मैं बस सोच में डूबी हुई थी। फांगची अपना बुन चबाता है और सिचुएशन को देखता है, फिर कैजुअली जवाब देता है। तुम्हारे स्कूल में एक्चुअली कोई मरा नहीं है। बाइजिंग की आंखें डिसबिलीफ से चौड़ी हो जाती हैं। क्या? लेकिन सबने देखा? फांगची बीच में टोकता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। लोग मरने पर निशान छोड़ जाते हैं, बासीपन, डार्क एनर्जी, लेकिन तुम्हारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है। जो सबने देखा वो शायद सच ना हो। बाइजिंग का दिमाग उसकी बातों को समझने की कोशिश में तेजी से दौड़ने लगता है। लेकिन किसी ने तो ऐसे होते हुए देखा भी था, वो जोर देकर कहती है। फैंगची सोचता है, ये शायद कोई इल्यूजन है या फिर कुछ और भी सिनिस्टर चल रहा है। अगर मैं आत्माओं को महसूस नहीं कर सकती तो ये जरूर कुछ ऐसा होगा जो बहुत पहले से मौजूद था, कोई कर्स्ड चीज। बाइजिंग के थॉट्स तुरंत रिजर्वॉयर की ओर चले जाते हैं। क्या ये वहां हुई घटना की वजह से हो सकता है? उसकी चिंता और बढ़ जाती है जब उसे रियलाइज होता है कि याओना पर इस अफरा तफरी का कोई असर नहीं हुआ है। जवाब पाने के लिए डिटर्मिन्ड होकर वो दौड़ पड़ती है और पुकारती है, मुझे उससे पूछना ही होगा। ल्यू लॉन्गटिंग एक ईविल डीमन है, याओना ने मैलिस से भरी आंखों से आरोप लगाया। तुम उसे यहाँ लाई और अब तुमने हम पर मुसीबत ला दी है। तुमने उन लड़कों को मार डाला। बाइजीन ने मुट्ठी भींच ली। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुम झूठ बोल रही हो, उसने पलट कर कहा। मैंने उसे सबकी शक्ति चूसते हुए देखा। याओना मुस्कुराई और पास आ गई। अगर तुमने सच में उसे देखा था तो उसने तुम्हारी शक्ति क्यों नहीं चूसी? बाइजीन ने तीखे स्वर में पूछा। याओना का एक्सप्रेशन अंधेरा छा गया, क्योंकि वो झुककर विस्पर करते हुए बोली, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ बाइजिंग। अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम्हें दुख होगा? बाइजिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। गेम खेलना बंद करो याओना, मैं ल्यू लॉन्गटिंग को तुमसे बेहतर जानती हूँ। वो बिना रीजन के किसी को नहीं मारेगा। कड़वी हंसी के साथ याओना ने आगे कहा, जो चाहो मानो, लेकिन तुम्हारे प्यारे दानव ने उन पर जादू किया, अपनी ऑरा छोड़ी और उन्हें बिल्डिंग से कूदने पर मजबूर कर दिया। बाइजिंग का दिमाग कंफ्यूजन और डाउट से भर गया। याओना, फांगची, उसने सोचा, अपने दिमाग में जुड़ रही जानकारियों को घूरते हुए। उसे याद आया कि कैसे सब कह रहे थे कि लड़के आज मरे नहीं हैं, फिर भी सारे सबूत सीधे ल्यू लॉन्गटिंग की तरफ इशारा कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है? वो हिचकिचाई। बेचैनी का ख्याल उसके दिल में घर कर गया। बाइजिंग उस घर में दाखिल हुई जो ल्यू लॉन्गटिंग ने उसके लिए खरीदा था। ताज़ा पके खाने की खुशबू हवा में फैल रही थी। उसने खूबसूरती से सजी टेबल को देखा। हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ल्यू लॉन्गटिंग, किचन में खड़े होकर शांत लेकिन स्मग एक्सप्रेशन से उसने कहा, तुम वापस आ गई। हाथ धो लो और खाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है। बाइजिंग हिचकिचाई। याओना के कठोर शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। क्या हुआ? तुम उदास लग रही हो? क्या तुम्हें बेचैनी हो रही है? उसने पूछा। उसकी गोल्डन आइज चिंता से थोड़ी सिकुड़ गई। अपने थॉट से बाहर आते हुए बाइजिंग ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं आज स्कूल से थोड़ी थकी हुई हूँ। लेकिन ल्यू लॉन्गटिंग ने उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। तेज गति से उसने उसे अपनी ओर खींच लिया। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, उसके होंठ उसके होंठों से एक सॉफ्ट लेकिन फर्म किस में दब गए। बाइजिंग की आंखें शॉक से चौड़ी हो गईं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक क्यों? उसने सोचा। इस अनएक्सपेक्टेड सॉफ्टनेस से वो स्टंट थी। उसने उसकी कमर पकड़कर पूछा, बाइजिंग, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? वो सरप्राइज से पलकें झपकाईं। उसकी नज़रों की इंटेंसिटी से वो घिरी हुई महसूस कर रही थी। तुम अचानक क्यों पूछ रहे हो? उसने घबराकर पूछा। क्या उसने कुछ देख लिया है? वो अपनी बात पर अड़ा रहा। आवाज़ शांत लेकिन फर्म थी। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? बाइजिंग ने जवाब दिया, हाँ मैं करती हूँ।
उसके अगले शब्दों ने उसे पूरी तरह चौंका दिया। अगर मैंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं था, तो क्या तुम तब भी मुझे पसंद करोगी? उसके मन में शंकाओं का सैलाब उमड़ आया। अगर ल्यू लॉन्गटिंग ने सच में किसी को मार डाला, अगर वो वही राक्षस है जिसके बारे में याओ ने मुझे वार्निंग दी थी, तो क्या मैं तब भी? उसके जवाब का इंतजार किए बिना उसने विस्पर करते हुए कहा, तुम्हारी क्लास के उन लड़कों को मैंने ही मारा था, मैंने उनकी आत्मा ले ली थी। बाइजिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या इंसानी जिंदगी इतनी मामूली होती है? तुम्हारी आंखों में? तब तुमने मेरी आंखें क्यों नहीं ली? उसने पूछा। ल्यू लॉन्गटिंग ने उसे देखा। उसकी नजरें स्थिर थीं। हाँ, मैं एक राक्षस हूँ। मैं इंसानों की आत्माओं को चूसता हूँ। मैं लाइफ को कुचलता हूँ। बाइजिंग की आंखों में आंसू भर आए और उसने मुट्ठी भींचकर उसकी छाती पर प्रहार किया। तुम इमॉर्टल हो। तुम्हें अच्छे कर्म करने का अभ्यास नहीं करना चाहिए? तुम्हें ऐसा क्यों करना चाहिए? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। बाइजिंग, मैं जीना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं अपने अगले जन्म का इंतजार नहीं करना चाहता। बाइजिंग की सांसें, उसके शब्दों पर वो चौंक गई। तुमने क्या कहा? उसने विस्पर किया। ल्यू लॉन्गटिंग ने अपनी बाहों में उसे लपेट लिया। उसकी आवाज़ शांत लेकिन फर्म थी। तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, उसने धीरे से कहा। उसकी गर्म सांसें उसके कान से टकरा रही थीं। बस इतना जान लो कि मैं जो कुछ भी करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ। मेरे लिए, उसने मन ही मन सोचा, उसके शांत चेहरे को देखते हुए। क्या इसका मतलब है कि ल्यू लॉन्ग भी मुझे पसंद करता है? अगर वो नहीं करता तो वो मुझे सेफ रखने के लिए इतनी मेहनत क्यों करता, और हमारे रिश्ते को बनाए रखने के लिए दूसरों को क्यों चोट पहुंचाता? रिश्ता? उसने अपने होंठ काट लिए। सच्चाई उसके मन में बैठ गई। उसके सीने में गर्माहट बढ़ गई, लेकिन साथ ही एक बेचैन करने वाला डाउट भी। क्या मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ? उसने अपने आप से विस्पर किया। अनसर्टेनिटी का बोझ उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। इससे पहले कि बाइजिंग ल्यू लॉन्गटिंग के लिए अपनी फीलिंग्स को सुलझा पाती, यिंगयू ने उन्हें कुछ काम सौंप दिए। शुक्र है वो अकेले इन कामों का सामना नहीं कर रही थी। चीतियान और ल्यू लॉन्गटिंग उसके साथ थे। एक दिन बाइजिंग को याओना का एक डरावना फोन आया। बाइजिंग, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बाइजिंग के कुछ कहने से पहले ही कॉल कट गई। कुछ ही सेकंड्स बाद याओ का बेजान शरीर नीचे जमीन पर पड़ा था। बाइजिंग का दिल जोर से धड़क रहा था। डिसबिलीफ उसके थॉट्स पर छा गया था। ये कैसे हो सकता है याओ? उसने कांपते हाथों से अपनी आंखें ढकते हुए विस्पर किया। रूम के अंदर फांगची ने आह भरी। मेरी तरफ देखो, उसने कहा। तुम्हें लगता है कि तुम सबको बचा सकती हो, लेकिन सच्चाई ये है कि हर कोई बचना नहीं चाहता। वो किसी अमीर आदमी के साथ पकड़ी गई थी। ये बात फैल गई। स्कूल के दौरान शर्मिंदगी और अपमान ने उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ल्यू लॉन्गटिंग ने शांत भाव से कहा। बाइजिंग अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें तीखी और आरोप से भरी थीं। क्या ये तुम थे? उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में पूछा। ल्यू लॉन्गटिंग कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्या तुम मुझे ऐसे देखती हो? उसका टोन शांत था, लेकिन उसमें एक अंडरलाइन पेन थी। बाइजिंग हिचकिचाई। उसकी नजरें डगमगा रही थीं। मुझे माफ करना, मेरा दिमाग इस समय बहुत उलझन में है। मुझे सच में नहीं पता कि क्या हो रहा है, उसने एडमिट किया। उसकी नजरें बचाते हुए, तो मान लो कि ये मैं ही था, ल्यू लॉन्गटिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। आखिरकार तुम्हारी नजरों में मैं पहले से ही वैसा ही इंसान हूँ। बिना कुछ और कहे वो मुड़ा और रूम से चला गया। बाइजिंग वहीं जम गई। गिल्ट उस पर एक भारी लहर की तरह छा गया। बाइजिंग ने आह भरी। अपनी ठुड्डी को अपनी मुड़ी हुई बाहों पर टिकाए हुए वो खिड़की से बाहर खाली नजरों से देखती रही। कई दिन बीत गए थे और ल्यू लॉन्गटिंग उससे मिलने नहीं आया था। गिल्ट का बोझ उसके सीने पर भारी पड़ रहा था। शायद मैंने सच में गलत समझा हो। मैंने उसे चोट पहुंचाई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उससे माफी कैसे मांगू, उसने सोचा। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसकी उंगलियां फोन के बगल में डेस्क पर हल्के से थपथपा रही थी। लेकिन उसे लोगों को परेशान करने के लिए किसने कहा? उसने अपने डाउट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ, जिससे वो अपने थॉट्स से बाहर आ गई। वो सीधी बैठ गई। आंखें चौड़ी करते हुए उसने फोन पकड़ा। ये ल्यू लॉन्गटिंग ही होगा। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर नजर डाली, नाम सामने जो नजारा था वो अनएक्सपेक्टेड था। जिंग जिंग, तुम कब वापस आओगी? तुमसे मिलने कोई आया है। दूसरी तरफ से उसकी दादी की आवाज थी। बाइजिंग लिविंग रूम में खड़ी थी और अचानक आए गेस्ट को देखकर उसकी आंखें तन गई। ये लड़का कितना हैंडसम है, उसकी दादी ने विस्पर करते हुए उसे नॉटी अंदाज में धक्का दिया। ये तो किसी स्टार जैसा दिखता है। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? दादी की बातों को इग्नोर करते हुए बाइजिंग ने अपनी बाहें मोड़ ली। क्या आप मुझे ढूंढ रही हैं? उसने शांत भाव से पूछा। उस युवक ने पोलाइटली मुस्कुराते हुए मधुर स्वर में कहा, मेरा नाम शाई टियान है। प्लीज मेरे अचानक आने पर ऑब्जेक्शन ना करें। मैं गुरु ची टियान को लेने आया हूँ। बाइजिन के मन में कई थॉट्स कौंध गए। तो ये व्यक्ति ची टियान का डिसाइपल है। क्या ये वही है जिसका जिक्र यिनसू ने पहले किया था? उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला और शाई टियान को देते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको ये लेटर दे देती हूँ। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसके पीछे से एक तेज आवाज आई। तुमने अभी क्या कहा? बाइजिन जम गई। माहौल टेंस हो गया। उसने मुड़कर देखा तो ची टियान वहां खड़ा था। जहां खड़ी पूरी तरह से बिट्रेयल का शिकार लग रही थी। तुमने मुझे दूसरों के हवाले कर दिया, लेकिन तुम्हारा असली डिसाइपल यहाँ है, और मैंने तो ये न्यू से केवल टेम्पररी डिसाइपल बनने का वादा किया था, उसने आर्ग्यू किया। तभी ल्यू लॉन्गटिंग खिड़की से अंदर आई। और अगर ल्यू नहीं, उसने कहना शुरू किया, लेकिन शायद त्यान ने बीच में ही टोक दिया। वो यहाँ है। उसे कई दिनों बाद वहां खड़ा देखकर उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। डिसाइपल अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ खड़ा था। उसकी आवाज फर्म थी जब उसने चीतियान को एड्रेस किया। प्लीज मेरे साथ वापस आइए गुरुजी, उसने कहा। गिड़गिड़ाहटे हुए उसने कहा, आपने एक बार कहा था कि डेस्टिनी हमें बांधती है, कि हमारे रास्ते एक दूसरे से जुड़ने के लिए ही बने थे। अब आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? मैं इनकार करता हूँ। चीटियान की आवाज गूंजी। उसका डिसीजन फर्म था। क्यों? बाई जिंग ने चिंता से आगे बढ़ते हुए पूछा। चीटियान ने आह भरी। इस बार उसकी आवाज सॉफ्ट थी।
इस जीवन में हमारे बीच का फेट समाप्त हो गया है। मेरे डिसाइपल के प्रति मेरा ऋण क्लियर है। डिसाइपल उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। उसकी आंखों में डेस्परेशन भरी थी। गुरुजी, प्लीज रिकंसिडर कीजिए, मैं गलत था, प्लीज मेरे साथ वापस चलिए, मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हारे बिना। टेंशन तब टूट गया जब चीतियान मुंह फेर कर चला गया। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। नहीं, उसने फर्मली कहा, अब तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। इससे पहले कि बाइजिंग कुछ और कह पाती, डिसाइपल ने उसका सर बार बार जमीन पर पटका। बाइजिंग हाफने लगी, अपना मुंह ढक लिया। उसके अंदर दहशत बढ़ रही थी। मैं क्या करूं? वो इसे सहने के लिए इतना स्ट्रांग नहीं है, उसने सोचा, हेल्पलेस फील करते हुए, जब चीतियान चुपचाप खड़ा अपने डिसाइपल को टूटते हुए देख रहा था। चूंकि वो तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए तुम्हें चले जाना चाहिए, बाइजिंग ने सजेस्ट किया। डिसाइपल खड़ा हो गया, उसकी नजरें अटल थीं। नहीं, उसने फर्मली कहा, मैं उसके बिना नहीं जाऊंगा। अगर तुमने एक और शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाइजिंग के रिएक्ट करने से पहले ही रूम में एक जोरदार धमाका गूंज उठा। ल्यू लॉन्गटिंग अचानक कहीं से प्रकट हुआ। उसका हाथ डिसाइपल की गर्दन पर कस गया। अगर हिम्मत है तो फिर से कहो, वो गुर्राया। उसकी आवाज में गुस्सा उबल रहा था। उसे छोड़ दो ल्यू लॉन्गटिंग, बाइजिंग ने बीच में कहा। ल्यू लॉन्गटिंग की नजरें डिसाइपल पर कुछ देर टिकी रहीं, फिर आखिरकार उसने उसे छोड़ दिया। डिसाइपल खांसा। उसने अपना गला रगड़ा, लेकिन उसका संकल्प नहीं डिगा। ठीक है, उसने थूकते हुए कहा, मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन वापस आऊंगा। अपने डिसाइपल के जाते ही चीटियान ने चौड़ी स्माइल के साथ बाइजिंग को थैंक यू दिया। मुझे पता था कि तुम मुझे जाने नहीं सकती, उसने अफेक्शन से कहा। लियो लॉन्गटिंग चुपचाप खड़ी होकर अपने सामने घटित हो रहे सीन को देखती रही। थोड़ी देर बाद लियो लॉन्गटिंग बिना कुछ कहे बाहर चली गई। बाइजिंग ने उसे पुकारने से पहले झिझक महसूस की। लियो लॉन्गटिंग, मेरा इंतजार करो। वो उसके पीछे दौड़ी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब वो उसके पास पहुंची तो उसने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। तुम इतनी तेजी से क्यों चल रहे हो? क्या तुम नाराज हो? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, ल्यू लॉन्गटिंग ने उत्तर दिया। तो क्या तुम जेलस हो रहे हो? उसने नोटी अंदाज में पूछा। मैं तुमसे जेलस नहीं होऊंगा, उसने फर्मली उत्तर दिया। तो फिर जब चीतियान मुझसे बात कर रही थी तो तुम क्यों चले गए? उसने जोर देकर पूछा। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, उसने शांत भाव से उत्तर दिया। बाइजिंग ने उसके चेहरे की ओर देखा। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। जब वो जेलस होता है तो कितना क्यूट लगता है, उसने सोचा। वो चलते रहे। बाइजिंग ने प्लेफुल भाव से सोचा, अगर मैं फांगची के साथ भाग जाऊं और किसी खास को पीछे छोड़ दूं तो क्या ये ट्रैजिक नहीं होगा? ल्यू लॉन्गटिंग का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। वो खास कौन है? उसने ठंडे टोन में पूछा। वो खिलखिलाकर हंसी, लेकिन जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन ल्यू लॉन्गटिंग, आपको इस बात की चिंता तो नहीं है कि कोई मुझसे इतना प्यार करता हो कि मेरे बिना रह ही ना सके, है ना? लॉन्गटिंग रुका और गंभीरता से उसकी ओर देखा। मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, उसने फर्मली कहा। तुम मेरी ऋणी हो। बाइजिंग का प्लेफुल नेचर एक पल के लिए लड़खड़ा गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, ल्यू लॉन्गटिंग ने अपनी बात जारी रखी। तुम्हारे परिवार की वजह से मेरे फियांसे की मौत हो गई है, इसीलिए तुम्हें इसकी भरपाई करनी चाहिए। बाइजिंग ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी मुट्ठियां भींच ली और सोचने लगी, इस आदमी की कॉन्शियंस तो बिल्कुल ही गिर गई है। उसने उसे घूर कर देखा। फ्यूचर में मुझसे साथ रहने की भीख मत मांगना, उसने धीरे से कहा। नाश्ते के समय बाइजिंग फ्राउनिंग चेहरे पर शिकन लिए बैठी रही। मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? उसने आप भरी और अपने खाने को कुरेदने लगी। चीटियन ने उसका मूड देखकर पूछा, क्या हुआ बाइजिंग? उसने गहरी सांस ली। फिर से वही ल्यू लॉन्गटिंग, वो कहता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। चीटियन हंस पड़ी। ये तो नामुमकिन है। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बाइजिंग ने अनमाने ढंग से अपना ड्रिंक खिलाया। उसने धीरे से कहा, वो बार बार कहता है कि मेरे परिवार ने उसकी फियांसे को मार डाला, इसलिए मुझसे जो भी करने की उम्मीद की जाती है वही मैं करती हूँ। अगर ये बदले की भावना है तो मामला कॉम्प्लिकेटेड है, चीटियन ने सोच समझकर जवाब दिया। लेकिन उसकी फियांसे को भी उसके जितनी ही ताकतवर होना चाहिए था। वो तुम्हारे परिवार के हाथों कैसे हारी? उसने डाउट भरे टोन में पूछा। मुझे नहीं पता। बाइजिंग ने आह भरी और आराम से अपने ड्रिंक का एक घूंट लिया। उसने कहा, उन्होंने मुझे बचाने के लिए उसकी फियांसे की बलि दे दी। चीटियन ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। तो सवाल यह है कि लॉन्गटिंग के पिता को साधना करने वाला सांप कैसे मिला और उस सांप ने ऐसा क्यों नहीं किया? परिवार जल्द ही बदला ले लेगा, लेकिन ल्यू लॉन्गटिंग को जो जिम्मेदार नहीं था आने दिया। बाइजिंग ने सोच समझकर सर हिलाया। फांगची की बात तो बिल्कुल सही है, और स्नेक फैमिली को झगड़े की शुरुआत से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, जो कि बहुत ही अनफेयर है। एक विचार आते ही उसकी आंखें सिकुड़ गई। क्या इसमें कुछ और भी छिपा हो सकता है? बाइजिंग बालकनी में बैठी थी, तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखकर वो एकदम सीधी हो गई। उसकी माँ। क्या हुआ जिंगजिंग? फोन पर माँ की आवाज आई। बाइजिंग ने जवाब देने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। उस बारे में। उसकी माँ हंसी। क्या तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं? माँ तुम्हें बाद में और दे देंगी। बाइजिंग ने अजीब सी स्माइल दी। नहीं, मुझे आपसे कुछ पूछना है। माँ के रुकने पर बाइजिंग की उंगलियां थोड़ी कांप उठी। उस दिन के बारे में, जब आप मेरे गर्भ में थी, आपने कहा था कि आप गिर गई थी, और उसकी माँ ने आह भरी। बहुत टाइम हो गया है जिंगजिंग, मेरा एक्सीडेंट तो हुआ था, लेकिन एक आदमी आया और उसने मुझे बचाने के लिए एक सांप बलि के रूप में दिया। क्या तुम्हें याद है वो कैसा दिखता था? बाइजिंग ने जल्दी से पूछा। उसकी माँ ने बताया कि वो किसी सेलिब्रिटी की तरह बहुत सुंदर और गोरा था। बाइजिंग की आंखें चौड़ी हो गई। ये डिस्क्रिप्शन हूबहू ल्यू लॉन्गटिंग से मिलता था। मैं तुम्हें एक फोटो भेजती हूँ, क्या तुम कंफर्म कर सकती हो कि ये वही है? उसने बेचैनी से पूछा। ओ, बहुत साल हो गए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, उसकी माँ ने जवाब दिया। बाइजिंग के हाथ कांपने लगे। वो खुद अपनी फियांसी को मेरे परिवार को कैसे सौंप सकता था? उसे तो पता भी नहीं था। मैं उस समय कैसी थी? उसके दिमाग में थॉट्स का बावंदर सा उमड़ रहा था। उसने झटपट ल्यू लॉन्गटिंग की एक फोटो अपनी माँ को भेजी। कुछ ही पलों में जवाब आया। ये वही है जिंगजिंग, तुम उसे कैसे जानती हो? इस कंफर्मेशन ने उसे बिजली के झटके की तरह चौंका दिया। उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो गईं और फोन उसके हाथ से फिसल गया।
उसने मेरी माँ और मुझे बचाया, मेरे सपनों में आया, जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुस गया और अब वो ये मानने से इनकार करता है कि वो मुझसे प्यार करता है। और सबसे बुरी बात यह है कि लियू लॉन्गटिंग ने ही शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ रचा था। शुरुआत, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। बाईजिंग लियू लॉन्गटिंग के सामने बैठी थी, उसकी आंखों में आरोप की तीखी लकीरें थीं। तो तुम शुरू से ही मेरी जांच कर रही थी? उसने पूछा। उसकी नजरें गहरी और एक्सप्रेशनलेस थीं। क्या मुझे सच में जांच करने की जरूरत है? बाईजिंग ने गुस्से से भरी आवाज में पलटकर पूछा। मैंने अपनी माँ को फोन किया और उन्होंने इसकी पुष्टि की। सालों पहले तुमने जानबूझकर अपनी सो कॉल्ड फियांसे को मेरी माँ के सामने बलि चढ़ा दिया था। लियू लॉन्गटिंग एक पल के लिए चुप रहा, फिर आगे झुककर बोला। तुम्हें और क्या पता चला? उसने शांत स्वर में पूछा। बाईजिंग ने अकड़कर अपनी बाहें मोड़ लीं। अभी तो और कुछ नहीं है, लेकिन जब टाइम मिलेगा तो मैं सब कुछ पता लगा लूंगी। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। कोई जरूरत नहीं, उसने खड़े होते हुए कहा। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बाईजिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। वो उसके करीब झुका। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैं तुम्हें पा नहीं सकता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए बर्बाद कर दूंगा। बाईजिंग की सांस अटक गई। उसका गला सूख गया। वो उसके शब्दों का भार महसूस कर सकती थी। सच्चाई उसकी आंखों के सामने खुल रही थी। मैं तुम्हें अपने बच्चे से प्रेग्नेंट करके बदला लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में जब भी तुम मेरे बारे में सोचो तुम्हें घिन महसूस हो, लियू लॉन्गटिंग ने ठंडे टोन में कहा। बाईजिंग का दिमाग चकरा गया। वो क्या कह रहा है? इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, उसने अचानक उसे पकड़ लिया। उसकी आवाज़ कठोर हो गई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? तो मैं तुम्हें गंदी चीज़ों में फंसने का दर्द दिखाऊंगा। उसकी पकड़ और कस गई, जिससे वो डर से उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हाल ही में लियू लॉन्गटिंग अजीब बातें करने लगा था और उसका गुस्सा भी बढ़ गया था। क्या उसने मुझे किसी और के लिए गलत समझा है? अगर ऐसा था तो वो जानती थी कि उसे क्या करना है। बाईजिंग के थॉट्स कंफ्यूजन में उलझ गए। लियू लॉन्गटिंग ने उसके हाथ बांध दिए। उसकी नजरें काली और कठोर थीं। जब तुम फ्यूचर में मेरे बारे में और मैंने तुम्हें कैसे अपमानित किया उसके बारे में सोचोगी तो क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहोगी? उसने अपना चिन्ह हटाते हुए पूछा। बाईजिंग चुपचाप लेटी रही। कुछ देर बाद उसने उसकी आंखों में देखा और फर्मली जवाब दिया, नहीं। लॉन्गटिंग की आंखें और भी गहरी हो गईं। उसने उसकी ठुड्डी पकड़ी। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। तुम मुझसे नफरत भी नहीं करोगे? क्या मैं तुम्हारी नफरत के लायक भी नहीं हूँ? उसने पूछा। बाईजिंग ने शांत भाव से उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में मासूमियत भरी थी। तुम किससे प्यार करते हो और किससे नफरत करते हो? तुम किससे बात कर रहे हो लियू लॉन्गटिंग? उसने धीरे से पूछा। उसका चेहरा एक पल के लिए डगमगा गया। मौका पाकर बाईजिंग ने अपना हाथ उठाया और उसके गले में डाल दिया। मैं इसे माफ करती हूँ। ये मोमेंटरी मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन पिछले जन्म में जो कुछ भी हुआ हो इस जन्म का उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बाईजिंग हूँ, उसने फर्मली कहा और उसे कस के पकड़ लिया। लियू लॉन्गटिंग ने उसकी बात ऐसे सुनी मानो वो रियलिटी में लौट रहा हो। बाईजिंग की आवाज़ नरम पड़ गई। मुझे पता है कि आप मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे या मारेंगे नहीं। मैं आपके स्टूडेंट हूँ और मुझे आपसे प्यार हो गया है। वही लियू लॉन्गटिंग जिसने मेरे लिए चोट खाई, वही जिसने मुझसे जेलसी की। उसने अपने सारे दिल खोलकर कन्फेस किया। इमोशन से भरी हुई उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? लियू लॉन्गटिंग ने उसे कस के गले लगा लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बाईजिंग, उसने विस्पर किया। उस पल उसे नहीं पता था कि वो सच कह रहा है या नहीं, लेकिन वो चाहती थी कि ये सच हो। बाईजिंग ने खुद को लियू लॉन्गटिंग की इंटेंस नजरों के नीचे जकड़ा हुआ पाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हे लॉन्गटिंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पहले जैसे नहीं हो गए थे? वो हकलाते हुए उससे जूझने लगी। वो मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक डेंजरस चमक थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसी सनक है, उसने धीरे से कहा और अपना चेहरा उससे दूर कर लिया। क्या तुम्हें पता है? वो विस्पर किया, उसके ऊपर झुकते हुए और करीब आते हुए। जब सांप शिकार करते हैं तो वो अपने शिकार को तब तक कस के जकड़ लेते हैं जब तक कि उसका दम न घुट जाए। उन्हें इसी में आनंद आता है। उसकी पकड़ उस पर और कस गई, जिससे बाईजिंग की स्पाइन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अब तुम मेरा शिकार हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसके हाथ इधर उधर घूम रहे थे उसके शरीर पर। बाईजिंग का चेहरा लाल हो गया। मुझे टीज मत करो, अगर करना ही है तो जल्दी करो, उसने झट से कहा। लियू लॉन्गटिंग की स्माइल और गहरी हो गई। लगता है मेरी दुल्हन इंतजार नहीं कर सकती, उसने टीज करते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। तुम्हारी दुल्हन? बाईजिंग हाफते हुए बोली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। लियू लॉन्गटिंग और करीब आया। उसकी आवाज़ सेटिस्फैक्शन से भरी थी। तो मुझे इसका आनंद लेने में खुशी होगी। उसने उसके कपड़े खींचने के लिए हाथ बढ़ाया और बाईजिंग चीख पड़ी। हे, अरे कंट्रोल रखो, मेरे कपड़े फटे हुए हैं। एक झटके में लियू लॉन्ग ने उसे नीचे दबा दिया। अपनी ताकत बचाकर रखना और बाद में बात करना, उसने कहा। थोड़ी देर बाद जब बाईजिंग लियू लॉन्गटिंग के बगल में बैठी थी, उसकी बाहें उसके चारों तरफ कसके लिपटी हुई थी, तो उसने सीरियस एक्सप्रेशन से उसकी ओर देखा। आपने कहा था कि आप मेरे पिछले जन्म में मेरे प्रति ऑब्सेस थे, तो मुझे बताओ मैं उस समय कौन थी? उसने पूछा। लियू लॉन्गटिंग हिचकिचाया, अपना चेहरा थोड़ा दूसरी ओर घुमाया, मानो सब कुछ बताने से हिचकिचा रहा हो। चलो बताओ, बाईजिंग ने जोर दिया। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। कुछ मोमेंट्स की साइलेंस के बाद अंत में उन्होंने बोलना शुरू किया। अपने पिछले जन्म में आप लेडी सिल्वर फ्लावर थीं, उन्होंने शांत लेकिन एक्सप्रेशनलेस टोन में कहा। आप 3 प्रमुख देवताओं में से एक थीं, लेकिन क्योंकि आपने किसी को नाराज कर दिया था, इसीलिए आपको पृथ्वी पर एग्जाइल निर्वासित कर दिया गया था। बाईजिंग के गले में एक गांठ सी बन गई। निर्वासित? उसने बुदबुदाया। इस रेवलेशन का भार उसके मन में उतर रहा था और उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। अगर मैं इतनी पावरफुल थी तो मुझे एग्जाइल कैसे किया जा सकता था? उसने पूछा। उसकी आंखें जवाब ढूंढ रही थीं। लियू लॉन्गटिंग बिस्तर पर पीछे की ओर गिर पड़ा, आंखें बंद करके आराम से लेट गया।
तुमने अपने पति को नाराज किया जिसने तुम्हें खुद देश निकाला दिया, उसने बेपरवाही से कहा। बाईजिंग का चेहरा शौक से जम गया। मेरा पति? मैं पिछले जन्म में शादीशुदा थी, फिर भी तुम मुझ पर फिदा हो गए। उसने कन्फ्यूजन में अपना सर पकड़ते हुए सोचा। तो फिर मेरा पति कौन था? उसने उसकी ओर मुड़कर पूछा। लियू लॉन्गटिंग चुप रहा। उसका भाव एक्सप्रेशनलेस था, मानो वो दिखावा कर रहा हो। सो रहा था? झुंझलाकर बाईजिंग ने उसे कोहनी मारी। अरे अभी बात खत्म नहीं हुई है, तुम कैसे सो सकते हो? क्या तुमने मेरी बात सुनी? उसने पूछा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसका हाथ उसकी कमर पर लिपट गया। उसे नीचे खींचकर बिस्तर पर दबा दिया। उसकी गोल्डन आइज उसकी आंखों में गड़ी हुई थी। क्या अब इससे कोई फर्क पड़ता है? उसने धीमी लेकिन फर्म आवाज में पूछा। इस जीवन में तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो, उसने अनाउंस किया। बाईजिंग की सांस अटक गई जब वो उसके करीब झुका। चूंकि तुमने मुझसे प्यार करने का वादा किया है तो अपने पास्ट में झांकना बंद करो। जिंदगी, उन्होंने फर्मली कहा। समझ गई? उनके नीचे लेटी बाईजिंग चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। जैसे ही बाईजिंग यूनिवर्सिटी में अपने रोजमर्रा के जीवन में लौटी, उसके प्रोफेसर ने उसकी तल्लीनता को देखते हुए उसे याद दिलाया कि जरूरत पड़ने पर मदद मांगनी चाहिए। उसने अनमने ढंग से सर हिलाते हुए जवाब दिया, ठीक है। बाद में अपनी सहेली के साथ बैठे हुए कॉन्वर्सेशन उनके टीचर के काइंड नेचर पर फोकस हो गई, खासकर तुम्हारे प्रति बाईजिंग। क्या उन्हें तुम्हें इंटरेस्ट है? उसकी सहेली ने टीज किया। बाईजिंग ने मजाक उड़ाया। बकवास, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। हैं? ये कब हुआ? उसकी सहेली ने आईब्रोज चढ़ाते हुए पूछा। बाईजिंग को अचानक रियलाइज हुआ, हालांकि वो डेफिनेटली नहीं कह सकती थी, वो खुद को सिंगल भी नहीं मान सकती थी। ठीक है। जैसे उसने इन थॉट्स को दूर करने की कोशिश की, एक जूनियर स्टूडेंट हिचकिचाते हुए उसके पास आई। सीनियर बाईजिंग, मेरा नाम फैन मीची है। मैंने सुना है कि आप भूतों को वश में कर सकती हैं। क्या ये सच है? बाईजिंग की आंखें चौड़ी हो गई। ये कैसे पॉसिबल है? मैं भूतों को कैसे वश में कर सकती हूँ? उसने कोशिश करते हुए कहा। बात टालते हुए लड़की थोड़ा और पास आई और विस्पर करते हुए बोली, मैं उन्हें देख सकती हूँ। तुम्हें पता है, कैंपस में बहुत सारे हैं और वो रात में बाहर आते हैं। मैं तुम्हारे भी देख सकती हूँ। ये सुनकर बाई चौंक कर खड़ी हो गई। क्या मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई है? लेकिन ये लड़की, ये तो वाकई खास लगती है। उसने ध्यान से उसे देखते हुए सोचा। हाँ, वो भूत देख सकती है। उसके पास तीसरी आंख है। चीटियन ने अपने डाउट की पुष्टि की। लड़की घबराई हुई थी लेकिन डिटर्मिन थी। डरो मत सीनियर सिस्टर, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, उसने कहा। अपनी ड्रेस की स्लीव से खेलते हुए उसने कहा, मुझे किसी को बचाने के लिए आपकी मदद चाहिए। वो ना तो इंसान है, ना भूत, ना ही दानव। लड़की कांपती हुई आवाज में विस्पर किया। बाईजिंग की आईब्रोज तन गई। तो फिर क्या बात है? उसने पूछा। लड़की ने जवाब देने से पहले हिचकिचाते हुए कहा, मैं बता नहीं सकती, लेकिन वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी हमारे गांव में पूजा की जाती थी। गांव के लोग कुछ महीनों में सड़कें बनवाएंगे और मंदिर को गिरा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी मदद कर सकती हैं तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे उसे आखिरी बार देखने दीजिए। उसने डेस्परेट होकर भीख मांगी। लड़की की डेस्परेशन को भांपते हुए बाईजिंग ने आह भरी। बाईजिंग ने सिंपैथी से लड़की की ओर देखते हुए धीरे से कहा, जो चीजें दूसरों द्वारा लाभ न मिलने पर छोड़ दी जाती है उन्हें हमेशा के लिए भुला दिया जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी दुखी हो, लेकिन अगर वो सड़कें बना रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आउटसाइडर हूँ। उन्हें रोकने की कोशिश करना अजीब लगेगा, तुम्हें नहीं लगता? बाईजिंग ने हिचकिचाते हुए कहा। लड़की की आंखों में आंसू भर आए। उसने बाईजिंग का हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे 1 साल से नहीं देखा है। अगर मंदिर भी चला गया फिर कोई उम्मीद नहीं बचेगी, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। लड़की ने उसे इतनी उम्मीद से देखा कि बाईजिंग जानती थी कि वो उसकी भीख को इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे ऐसे मत देखो, बाईजिंग घबरा कर बोली। चीतियान की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। बस उसे वादा कर दो कि जब तक वो पे कर सकती है सब ठीक है, उसने बेपरवाही से कहा। पैसा पैसा, तुम्हें सिर्फ पैसे की परवाह है, बाईजिंग चिल्लाई जबकि चीतियान ने उसे ऐसे अनदेखा किया जैसे वो बहरा हो। मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लड़की ने उम्मीद से कहा। बाईजिंग आ भरी, मैंने कभी नहीं कहा कि ये सिर्फ पैसे की बात है, उसने जवाब दिया। तो फिर लगता है हमारा डील हो गया, लड़की ने पोलाइटली चुकते हुए कहा। अचानक पीछे से चीची की गर्भ भरी आवाज आई। क्या मेरी बिजनेस स्किल्स कमाल की नहीं है? धन्यवाद बाईजिंग, लड़की ने अपनी तीखी लाल आंखों से घूरते हुए कहा। एक लंबी यात्रा के बाद वो आखिरकार अवा विलेज पहुंच गए। बाई हाफते हुए मीची की ओर देखा जो भारी बोझ उठाए हुए थी। धीरे चलो मीची, तुम बहुत ज्यादा सामान उठाए हुए हो, क्या तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है? उसने पसीना पूंछते हुए पूछा। उसके माथे पर मीची मुस्कुराई और सर हिलाते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, ज्यादा दर्द नहीं है और हम लगभग घर पहुंच गए हैं। बाईजिंग ने देखा कि लियू लॉन्गटिंग काफी देर से मेची को घूर रहा था। थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए उसने उसे कोहनी मारी। क्या वो सुंदर है? उसने टीज किया। लियू लॉन्गटिंग अपने सनग्लासेस के पीछे विस्पर किया, मुझसे ज्यादा दूर मत जाओ, ये औरत वैसी नहीं है जैसी दिखती है। हो सकता है वो कोई आत्मा हो जो पारलोक लौट गई हो। बाईजिंग की आंखें चौड़ी हो गई। चौंक कर, तुम्हारा क्या मतलब है? वो झट से बोली, लेकिन लियू लॉन्गटिंग ने झट से उसका मुंह ढक दिया। चुप रहो और चलते रहो, उसने स्ट्रिक्टली हिदायत दी। उसकी नजरें मीची पर टिकी रहीं। इतना सारा सामान लेकर चलने वाले किसी और के हाथों पर निशान होते, लेकिन इसके तो कोई निशान नहीं है, उसने शक से भरे चेहरे के साथ कहा। अर्धचंद्र यानी क्रेसेंट मून की मिस्टीरियस रोशनी में गांव के एंट्रेंस पर पहुंचते ही मेची ने आखिरकार कहा, हम आ गए हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुला जिससे एक पीला हड्डियों वाला हाथ दिखाई दिया जो थोड़ा कांप रहा था। अंधेरे से कुछ दूर से एक बुजुर्ग की कर्कश आवाज आई, मेची तुम वापस आ गई हो। ट्रेडिशनल ड्रेस पहने एक बुजुर्ग महिला ने सावधानी से बाहर झांका। उसकी नजरें अनजान चेहरों पर टिकी थीं। मेची ने बाईजिंग का अपने माता पिता से परिचय कराया। नमस्ते चाचा और चाची, बाईजिंग ने उनका वार्मली अभिवादन किया। अरे वाह, आप इतनी दूर से आई हैं, बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। अंदर आइए, बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें अंदर आने देने के लिए एक तरफ हटते हुए कहा। जैसे ही वो अंदर गए चारों तरफ घना अंधेरा था। चाची, यहाँ कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, क्या आप? बाईजिंग ने हिचकिचाते हुए पूछा। लाइट जला दे, बुढ़िया ने झट से लाइट जला दी। माफ कीजिए, गांव वालों को इसकी आदत हो गई है, अंदर आइए, उसने माफी मांगते हुए कहा। बाईजिंग ने हल्के से सर हिलाया, लेकिन उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस हुई। इस जगह में कुछ तो अजीब सा लग रहा था। खाने की टेबल पर तरह तरह के घर के बने पकवान परोसे गए थे।
ये सब घर के बने पकवान हैं, प्लीज इनका आनंद ले, मेची की माँ ने कहा। बाईजिंग ने अजीब सी स्माइल के साथ टेस्टी पकवानों पर नजर डाली। खाना। उसके बगल में बैठी लियू लॉन्गटिंग शक भरी नजरों से पकवानों को देख रही थी, जबकि बाईजिंग मन ही मन बुदबुदा रही थी, मुझे खाना तो चाहिए, लेकिन लंबी यात्रा के कारण मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने मेची और उसके पिता की तरफ देखा और चिंता से भर गई। अगर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अब जीवित नहीं है तो उनका दिल टूट जाएगा। अचानक चीतियान की धीमी आवाज सुनाई दी, अरे बाईजिंग, मुझे भी खाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मेची की माँ एक और पकवान लेकर आई और उसे खाने के लिए कहा। बाईजिंग ने वार्म स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं आंटी, हम खुद ले लेंगे, आपको सच में लेने की जरूरत नहीं है। बाईजिंग ने अनकंफर्टेबल फील करते हुए पोलाइटनेस बनाए रखने की कोशिश करते हुए अजीब तरह से कहा। इसी बीच लियू लॉन्गटिंग अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से देख रहा था। उसकी पैनी नजर पूरे रूम पर थी। उसने खिड़की की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या बाहर आग लगी है? चौंककर मेची और उसके माता पिता जल्दी से खिड़की के पास गए और चिंता से बाहर झांका। इस मौके का फायदा उठाते हुए चीतियान ने तेजी से खाना खा लिया। उसके सामने रखे डिशेस भूख से बेहाल थे। जब मेची के माता पिता टेबल पर लौटे और खाली प्लेट्स देखी तो उसकी माँ ने सरप्राइज से पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया है? इससे पहले कि बाईजिंग जवाब दे पाता, मेची के पिता ने उसे दिलासा दिया, लगता है गांव में बाहर कोई खाना बना रहा होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, मैंने जल्दी खा लिया, बाईजिंग ने सच्चाई छिपाने की कोशिश करते हुए अजीब तरह से जवाब दिया। इसी बीच मेची की तीखी लाल आंखें वो उसे ध्यान से देख रही थी। खाना खत्म होने पर मेची खड़ी हुई और हल्की स्माइल के साथ बोली, आज सब थक गए होंगे, अगर आपका खाना हो गया है तो हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, हमें कल मंदिर भी जाना है। बाईजिंग ने जल्दी से लियू लॉन्गटिंग का हाथ पकड़ा और सर हिलाया। हाँ, आप सही कह रही हैं, मैं सचमुच बहुत थक गई हूँ, क्या आप हमें हमारा रूम दिखा सकती हैं ताकि हम रात को सो सकें? इससे पहले कि बाईजिंग कुछ और कह पाती, मेची ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोली, बाईजिंग, हमारे घर में शादी से पहले कपल्स एक ही रूम में नहीं सो सकते। बैजिंग की आंखें सरप्राइज से चौड़ी हो गईं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, बैजिंग ने उसे प्रोटेस्ट करने का मौका दिए बिना ही खींच लिया। बैजिंग ने चिंता भरी नजरों से लियू लॉन्गटिंग की ओर देखा, मानो मन ही मन दिलासा मांग रही हो। इस बीच लियू लॉन्गटिंग चुपचाप बैठा रहा, सोच में डूबा हुआ। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। बैजिंग दिन भर की घटनाओं से थककर जल्दी ही सो गई। नींद में भी उसे कुछ छुपे हुए डर का एहसास हो रहा था। अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन जागने की ताकत न होने के कारण उसने इसे इग्नोर करना चुना और गहरी नींद में डूब गई। अगली सुबह मेची ने बाईजिंग और अन्य लोगों को गांव के मंदिर की ओर ले गई। बाईजिंग ने मेची से पूछा कि क्या बचपन से ही उसकी आंखें स्पेशल थीं। मेची ने एक्सप्लेन किया कि यिन फैमिली में यिन टाइम में जन्म लेने के कारण उसे एक अनोखी एनर्जी मिली थी, जिससे वो उन चीजों को देख सकती थी जो नॉर्मल लोग नहीं देख सकते थे। क्यूरियोसिटीवश बाईजिंग ने पूछा कि वो मंदिर में उस व्यक्ति से पहली बार कब मिली थी। मेची ने बताया कि उसके टैलेंट के कारण बचपन में कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था, केवल वही एक व्यक्ति था जिसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और टाइम के साथ उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई। चुपचाप देख रहे लियू लॉन्गटिंग ने अचानक पूछा कि क्या मेइची के माता पिता और गांव वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता है। बाईजिंग ने उसे माहौल खराब करने के लिए डांटा और मेइची की फीलिंग्स को समझने का आग्रह किया। हालांकि उनकी बहस जारी रहने से पहले ही मेइची का बिहेवियर बदल गया, उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस बदल गए और वो अचानक भाग गई। घबराकर बई ने उसे पुकारा, लेकिन लियू लॉन्गटिंग ने उसे रोक लिया। उसका चेहरा सीरियस था। उसने बताया कि मेची, उसके माता पिता और पूरा गांव पहले ही मर चुके हैं। मेची के उन्हें यहाँ लाने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो उसे कोई पछतावा था या कोई उसे गांव में भोजन लाने के लिए बहका रहा था। भोजन शब्द सुनते ही बाईजिंग चौंक गई। लियू लॉन्गटिंग ने क्लैरिफाई किया कि इस जगह पर इमॉर्टल और इंसान दोनों को ही शिकार माना जाता है। चीतिया ने आगे कहा कि अब समझ में आया कि पिछली रात उसने जो खाना खाया था उसका टेस्ट अजीब क्यों था। पॉसिबली वो ह्यूमन मीट था, जिसके कारण बाईजिंग को डर के मारे उल्टी आ गई। मंदिर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर मौजूद नहीं था। दरवाजे खोलते ही उन्होंने एक देवता जैसी दिखने वाली मार्बल की मूर्ति देखी, जिससे हल्की रोशनी निकल रही थी। चीटियान कंफ्यूज होकर मूर्ति को पकड़कर ध्यान से देखने लगी। लियू लॉन्गटिंग ने उस फिगर को यिन ग्वान के रूप में पहचाना, जो एक ऐसा देवता था जो धर्मा और डेमोनिक दोनों रास्तों का पालन करता था, जिससे वो अच्छा और बुरा दोनों बन जाता था। गाँव वाले बहुत अधिक धार्मिक लोगों ने उस देवता को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा जिसकी वो कभी पूजा करते थे। इसका कारण या तो ये हो सकता था कि उन्हें उससे लाभ मिलना बंद हो गया था, या यिनग्वान ने स्वयं एक लिमिट क्रॉस कर ली थी। लियू लॉन्गटिन का मानना था कि दूसरा कारण सही था। कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण गांव का डिस्ट्रक्शन हुआ और केवल यिनग्वान के पास ही ऐसा करने की शक्ति थी। बाईजिंग ने सब कुछ जोड़कर पूछा कि क्या ये मेची के साथ उसके संबंध के कारण था। लियू लॉन्गटिंग ने अपने डाउट की पुष्टि की। उसकी फोरबिडन डिजायर का पता चलने के बाद गाँव वालों ने उसे अब देवता नहीं माना। इसके लिए यिनग्वान ने मीची को पनिश किया, जिसके कारण उसकी ट्रैजिक डेथ हो गई, और इसके जवाब में यिनग्वान ने गांव को डिस्ट्रॉय कर दिया। बाईजिंग ने कंक्लूड किया कि यिनग्वान ने जो कुछ भी किया वो प्यार के लिए किया था, लेकिन एक सवाल बना रहा, मीची के माता पिता वापस कैसे जिंदा हो गए। इससे पहले कि वो आगे सोच पाती, मूर्ति अचानक बोल पड़ी। उसने रिवील किया कि सब कुछ एक इल्यूजन था, यिनग्वान द्वारा स्वयं बनाया गया एक चित्र, और वो भी करंटली उसी में फंसे हुए थे। शॉक में आकर बाईजिंग ने मूर्ति को फेंक दिया। चीतियान ने क्वेश्चन किया कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया था, लेकिन यिनग्वान ने उसने समझाया कि ये उसका काम नहीं था, मेची उन्हें यहाँ लाई थी। रिवाइव होने के बाद वो उसे पहचान नहीं पा रही थी और उन आत्माओं को फ्री करना चाहती थी जिन्हें उसने कैद कर रखा था। ईयर्स की साधना के बाद उसने पास्ट को प्रिजर्व करने के लिए इस इल्यूजनरी वर्ल्ड का निर्माण किया था, लेकिन अब मेची भी उसे याद नहीं कर पा रही थी। वो इस सफरिंग से थक चुका था और गायब होना चाहता था। अगर वो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में मदद करते तो वो फाइनली फ्री हो सकता था। बाईजिंग ने तुरंत पूछा कि अगर वो फेल हो गए तो क्या होगा। यिनग्वान ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि वो मरने तक उसके साथ यहीं फंसे रहेंगे।
कई बार कोशिश करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ और थकन उन पर हावी हो गई। बाईजिंग चिंतित हो गई। उसे डर था कि लियू लॉन्गटिंग उसकी वजह से परेशान हो रही है। लियू लॉन्गटिंग ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि मेची ने एक बार कहा था कि उसकी एकमात्र इच्छा यिनग्वान को आखिरी बार देखना है। शायद ये बात उसे बताने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये थॉट लॉजिकल लगने पर बाईजिंग मूर्ति की ओर दौड़ी और डेस्परेट होकर समझाने लगी कि मेची बदला नहीं लेना चाहती, वो बस उसे फिर से देखना चाहती है। लेकिन मूर्ति वो बेसुध अनरिस्पॉन्सिव रहा। बाईजिंग के भीतर भय गहरा गया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से लियू लॉन्ग को कष्ट सहना पड़े। हताशा में उसने लियू लॉन्गटिंग की फ्रीडम के बदले खुद को सौंपने का प्रस्ताव रखा। अंत में मूर्ति की आंखें खुली और यिनग्वान बोला। उसने कहा कि वो जाने के लिए फ्री है क्योंकि उसने उन्हें केवल मेची से मिलवाने के लिए फंसाया था। उन्हें जाने देने से पहले उसने बाईजिंग को वार्निंग दी कि एक इमॉर्टल के साथ संबंध बनाने से केवल दुख ही मिलेगा। बातचीत जारी रहने से पहले मेची प्रकट हुई। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस थे। यिनग्वान को जान से मारने की इंटेंशन से भरी हुई मेची ने उस पर वार किया। उसकी आवाज आक्रोश से भरी हुई थी। उसने जानना चाहा कि उसने उसके माता पिता को क्यों मारा, उसे इतना कष्ट क्यों सहने दिया, और उसके लिए इतना सब कुछ सहने के बाद भी वो उसे पुनर्जन्म क्यों नहीं लेने दे रहा है। इसी बीच लियू लॉन्ग ने बाईजिंग की रक्षा के लिए एक मंत्र का जाप शुरू किया। यिनग्वान उसके दर्द की गहराई को समझते हुए अपनी आकृति मेची को सौंप दी, जिसे उसे बदला लेने का मौका मिल गया। अपनी पूरी ताकत से मेची ने मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। वो तब तक खुद को रोक नहीं पाई जब तक कि बाईजिंग ने उसे पीछे से गले लगाया और रुकने की विनती की। यिनग्वान पहले ही जा चुकी थी। होश में आकर मेची ने शांति पाने में मदद करने के लिए बाईजिंग का शुक्रिया अदा किया। जैसे ही उसका शरीर गायब होने लगा, उसने बाईजिंग की ओर मुड़कर आखिरी वार्निंग दी, मेरी तरह मत होना, और इतना कहकर वो गायब हो गई। उसके बचे हुए पछतावे आखिरकार शांत हो गए। लियू लॉन्गटिंग ने किले में रोशनी जलाई जिससे आत्माओं को शांति मिल सके। जब बाईजिंग ने उसे टूटी हुई मूर्ति को ध्यान से उठाते हुए देखा तो उसने आईब्राउज चढ़ा ली। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? टूटी हुई चीजें क्यों रखते हो? उसने पूछा। लियू लॉन्गटिंग ने अपने हाथ में पड़ी टूटी हुई आकृति पर नजर डाली और शांत भाव से जवाब दिया, क्या पता कब कोई चीज काम आ जाए। बाद में जब बाई घर पर बर्तन धो रही थी तो उसके थॉट्स यिनग्वान की बातों की ओर चले गए। क्या एक दिन वो और लियू लॉन्गटिंग एक दूसरे से प्यार करना छोड़ देंगे और एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे? इस थॉट ने उसे बेचैन कर दिया। जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी तो लियू लॉन्गटिंग ने उसकी बेचैनी को भांपते हुए उठकर पूछा, क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? तुम उदास लग रही हो। अनकंफर्टेबल। बाईजिंग ने झट से इनकार किया और जल्दी से उसके पास से गुजरते हुए जाने लगी। इससे पहले कि वो बाहर कदम रख पाती, लियू लॉन्ग ने उसे पकड़ लिया और पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। चलो शादी कर लेते हैं, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ सॉफ्ट लेकिन फर्म थी। बाईजिंग जम गई। वो अचानक से हैरान हो गई। उसके स्टन चेहरे को देखकर उसने समझाया, अगर हम शादी कर लेते हैं तो हम अपने रिश्ते को जस्टिफाई कर सकते हैं और बिना किसी चिंता के साथ रह सकते हैं। फिर उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाने के कारण उसने धीरे से उसकी गर्दन पर काट लिया। मन में तरह तरह के थॉट्स आने लगे। अगर एक दिन लियू लॉन्गटिंग उससे प्यार करना बंद कर दे तो क्या उसका भी हाल मेची जैसा होगा? क्या अभी शादी के लिए बहुत जल्दी नहीं है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। लियू लॉन्गटिंग का चेहरा सीरियस हो गया। क्या तुम्हें यह मानने में शर्म आती है कि तुम्हारा पति इंसान नहीं बल्कि नागात्मा है? उसकी गोल्डन आई सिकुड़ गई। या फिर तुम्हें अपने स्कूल के उस टीचर से प्यार है? अपने टीचर का जिक्र सुनकर बाईजिंग भड़क उठी। तुम उसे इसमें क्यों घसीट रही हो? लियू लॉन्गटिंग ने मजाक उड़ाया। तो फिर बताओ कि वो तुम्हारा इतना ख्याल क्यों रखता है? क्या उसका मुझसे कोई क्लियर रिश्ता है या नहीं? डेस्परेट होकर बाईजिंग बिना जवाब दिए घर से बाहर निकल गई। स्कूल में पेंटिंग करते समय उसने कुछ लड़कियों को विस्पर करते हुए सुना कि उनकी टीचर घायल हो गई हैं। अपेरेंटली किसी सांप ने उन पर हमला किया है। बाईजिंग का हाथ कांपने लगा। क्या ये लियू लॉन्गटिंग था? ये पूरी तरह पॉसिबल था, लेकिन साथ ही उसे डाउट था कि वो सचमुच किसी को मार डालेगा। जब वो सोच में डूबी हुई थी तभी उसका फोन बज उठा। ये एस्ट्रोलॉजर यिनसू का फोन था। बाईजिंग ने पोलाइटली जवाब दिया, लेकिन यिनसू ने तुरंत शिकायत की। क्या आपने मुझे भूल गए? फिर सीरियस टोन में उसने पूछा, क्या लियू लॉन्गटिंग ने कल रात किसी का मर्डर किया? जिंग चौंक गई। यिनसू को टीचर वाली घटना के बारे में पहले से कैसे पता चल गया? खुद को संभालते हुए उसने जवाब दिया, ये नामुमकिन है। लियू लॉन्गटिंग मेरे साथ था। यिनसू ने गहरी हंसी हंसते हुए कहा, ये मत भूलो, चाहे वो कितना भी इंसान जैसा दिखे, लियू लॉन्गटिंग अंदर से अभी भी एक जानवर है। मैं एक ऐसे इमॉर्टल को जानती थी जिसने जेलसी और लालच में मेरे पति की हत्या कर दी थी। जिंग, तुम्हें कभी भी लियू लॉन्गटिंग पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से लॉन्गटिंग। कॉल खत्म होने के बाद बाईजिंग के मन में डाउट उमड़ पड़े। सब कुछ बहुत ही कोइंसिडेंटल लग रहा था, मानो कोई जानबूझकर लियू लॉन्गटिंग को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। जब वो घर लौटी तो लियू लॉन्गटिंग पहले से ही खाना लेकर वहां मौजूद था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अचानक इतनी समझदार कैसे हो गई? तुमने मुझे ब्लेम नहीं किया और मुझ पर भरोसा भी किया। बाईजिंग ने आंख भरी क्योंकि सब कुछ पहले से तय लग रहा था। मुझे पता है कि ये तुमने नहीं किया। लॉन्गटिंग का चेहरा सीरियस हो गया। यिनसू ने तुमसे क्या कहा? बाईजिंग ने सब कुछ समझाया, जिसमें यिनसू की उसके आसपास केयरफुल रहने की वार्निंग भी शामिल थी। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। पास में आराम से नाश्ता कर रही चीतिया ने भी कैजुअली कहा, मैं जानती हूँ कि यिनसू का इमॉर्टल कौन है। वो उसका बूढ़ा आदमी है। वो सालों से उसके परिवार का पीछा कर रहा है और उनके कारण उसने असेंशन से भी इनकार कर दिया था। वो उसके पति को कभी नहीं मारेगा। बाईजिंग की इंटरेस्ट बढ़ गई। क्या वो प्यार में थे? उसने एक्साइटमेंट से पूछा। चीतिया ने मजाक उड़ाया, हर इमॉर्टल ऐसा नहीं होता। जैसे तुम्हारा लियू लॉन्गटिंग। अगर उनका पिछले जन्मों में कोई कनेक्शन नहीं था तो किसी
इमॉर्टल क्रीचर के लिए ऐसी फीलिंग्स डेवलप करना मुश्किल है। ऐसा लगता था कि यिनसू कभी ओल्ड हू को पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी इस पर कोई कदम नहीं उठाया। अपने पति की मौत के बाद वो बिटर हो गई और बाइजिंग को आसानी से अपनी मनचाही चीज हासिल करते देख उसकी जेलसी और बढ़ गई होगी। बाइजिंग बेसुध होकर नाश्ता खा रही थी, तभी लियू लॉन्ग ने अपने होठों से चॉकलेट पूंछी और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगलियों पर बची हुई चॉकलेट चाट ली। चीतियान बीच में ही रुक गई और उसे घूरने लगी। घृणा से भरी लॉन्गटिंग ने आगे कहा, तुम्हारे रूम में जो भूत है उसे भी यिनसू ने ये देखने के लिए भेजा था कि क्या हम साथ हैं, और अब उसने तुम्हारे टीचर पर हमला करने के लिए एक लोकल सांप भेजा है ताकि हमारे बीच गलतफहमी पैदा हो जाए। बाई की अपने टीचर के लिए चिंता बढ़ गई, लेकिन लियू लॉन्गटिंग ने उसे अश्योर किया, मैंने इसका ध्यान रख लिया है। जब वो चीटियान के साथ सिचुएशन पर डिस्कस कर रहा था तो बाइजिंग को पहले उस पर डाउट करने के लिए गिल्ट हुआ। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए उसके थॉट्स भटक रहे थे। लियू लॉन्गटिंग के साथ उसका किस तरह का कनेक्शन था? क्या उसके पिछले जन्म में? इससे पहले कि वो इस बारे में और सोच पाती, लियू लॉन्गटिंग नहाकर रूम में दाखिल हुआ। उसकी आवाज़ मधुर थी जब उसने उसका नाम पुकारा। उसके ऊपर झुककर उसने विस्पर किया, मैंने आज तुम्हारी मदद की, क्या मुझे इनाम नहीं मिलना चाहिए? बाइजिंग ने पलकें झपकाई, किस तरह का इनाम? जवाब देने के बजाय लियू लॉन्गटिंग और करीब आया और उसके होठों को एक गहरे पैशनेट किस में जकड़ लिया। अगले दिन लियू लॉन्ग उसे उस फेस्टिवल में ले गया जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग और उनके इमॉर्टल पार्टनर्स इकट्ठा हुए थे। उसने बताया कि जिस दिन ड्रैगन किंग स्वर्गारोहित हुआ था, स्वर्ग में सभी इमॉर्टल प्राणी यहाँ आकर उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसे ही फेस्टिवल शुरू हुआ, लियू लॉन्गटिंग बाइजिंग को आगे ले गया। जल्द ही एक विशालकाय ड्रैगन ने अपना सर उठाया और बाइजिंग एक्साइटेड होकर उस मोमेंट को कैमरा में कैप्चर करने के लिए दौड़ पड़ी। लियू लॉन्गटिंग पीछे खड़ी रही, उसे एंजॉय करने देती रही। हालांकि जैसे ही वो करीब पहुंची, ड्रैगन किंग की आंखें काली पड़ गईं और वो अचानक उसकी ओर झपट पड़ा। लियू लॉन्गटिंग ने तुरंत ये देखा और बाइजिंग को एक तरफ हटने के लिए कहा, ये मेरे लिए आ रहा है। उसने कहा, मेरे पास? इसका सामना करो। इससे पहले कि लियू पहले वार कर पाता, ड्रैगन किंग ने हमला कर दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। उसके घावों से खून बहने लगा। ड्रैगन किंग ने उसे कस के जकड़ लिया। बाइजिंग घबरा कर आगे बढ़ा, लेकिन ड्रैगन किंग की दहाड़ ने सबको रोक दिया। उसने ऐलान किया, मैं न्याय, जस्टिस लाऊंगा। चीतियान तुरंत बीच में आ गया। बाइजिंग को शील्ड बनाकर ड्रैगन किंग का सामना किया। अपना ह्यूमन फॉर्म धारण करके उसने देवता को चैलेंज किया। ड्रैगन किंग ने ऐलान किया कि लियू लॉन्गटिंग ने लोगों की जान ली है। अपने जुरिस्डिक्शन में रहते हुए उसे अपने क्राइम्स का आंसर देना होगा। चीतियान अनबॉदर्ड होकर बाइजिंग की ओर इशारा करते हुए बोली, फैसला सुनाने से पहले उसका चेहरा ध्यान से देखो। बाइजिंग सिचुएशन को बिगड़ने से पहले शांत करने की कोशिश में आगे बढ़ा। जब ड्रैगन किंग ने आखिरकार उसे करीब से देखा तो वो झिझका। चीतियान ने जोर दिया, डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह सोच लो, इसे जाने देना बेहतर है। उसने वार्निंग दी। एक टेंस मोमेंट के बाद ड्रैगन किंग आखिरकार पीछे हट गया, लेकिन एक वार्निंग जारी की, अगर कोई दूसरा इमॉर्टल व्यक्ति लियू लॉन्गटिंग को मारता है तो मुझे ब्लेम मत देना। उसने स्वर्ग में वापस जाने से पहले कहा। उसके जाते ही बाइजिंग दौड़कर लियू लॉन्गटिंग के पास गई और उसे उठाने की कोशिश की। क्या तुम ठीक हो? उसने चिंता से भरी आवाज में पूछा। उसने वीक आवाज में जवाब दिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, उसका ह्यूमन फॉर्म गायब हो गया और उसका असली सर्पेंट फॉर्म प्रकट हो गया। बाइजिंग घबरा गई और चीतियान से मदद के लिए पुकारा। उसने तुरंत सजेस्ट किया कि वो पहले लियू लॉन्गटिंग को घर वापस ले जाए। एक बार जब वो पहुंचते ही बूढ़े व्यक्ति ने हीलिंग प्रोसेस शुरू कर दी। इसी बीच बाई ने चीटियान की ओर मुड़कर कहा, धन्यवाद, आपको पता था कि मैं लेडी सिल्वर फ्लावर हूँ, इसीलिए आप ड्रैगन किंग को इतनी जल्दी रोक पाए। चीटियान ने तुरंत उसके दावे को नकार दिया। उसने कहा, मैंने इसका इस्तेमाल केवल लियू लॉन्गटिंग को बचाने के लिए किया था। फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम्हें किसने बताया कि तुम लेडी सिल्वर फ्लावर हो? बाइजिंग ने उस रूम की ओर इशारा किया जहां लियू लॉन्गटिंग का इलाज चल रहा था। ये देखकर कि वो अब थोड़ा होश में आने पर वो उसके पास दौड़ी। क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? उसने चिंता से पूछा। अगर आपको कुछ खाने की इच्छा हो तो मैं आपके लिए ले आता हूँ। चितियान ने मजाक उड़ाया, कोई भी ह्यूमन फूड एक इमॉर्टल को ठीक होने में मदद नहीं करेगा। उसने चिंता से कहा। बाइजिंग ने जल्दी से पूछा, तो फिर उसे अपनी शक्ति वापस पाने में क्या मदद करेगा? चितियान ने सजेस्ट किया कि लियू लॉन्गटिंग जल्दी ठीक होने के लिए पहाड़ों पर लौट जाए। बिना किसी हिचकिचाहट के बाइजिंग लियू लॉन्गटिंग की ओर मुड़ी। मैं अभी अपना सामान पैक कर लेती हूँ और हम जल्दी निकल सकते हैं, उसने एक्साइटमेंट से कहा। उसका एक्साइटमेंट देखकर लियू लॉन्गटिंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। तुम्हें मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है, उसने कहा, मैं अकेला जा सकता हूँ, तुम्हें यहीं रुककर स्कूल जाना चाहिए। बाइजिन ने जिद की, यहाँ तक कि स्कूल छोड़ने के लिए भी तैयार हो गई, लेकिन लियू लॉन्गटिंग ने इसकी परमिशन नहीं दी। अंत में लियू लॉन्गटिंग अकेले ही पहाड़ों की ओर निकल गया और उनके बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हो गया। बाइजिन हमेशा की तरह अपनी क्लासेस में जाती रही, लेकिन चिंता उसे सताती रही। क्या पता उस प्रिंसेस ने उसकी पीठ पीछे लियू लॉन्गटिंग को शादी का प्रपोजल दे दिया हो। फिर से इस थॉट ने उसे उसकी याद और भी ज्यादा दिला दी। एक दिन उसका क्लासमेट वांग होंग उसके पास आया। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम काम कर रही हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर है और तुम्हें इसके लिए पैसे भी मिलेंगे। हालांकि बाइजिंग का मूड नहीं था, इसलिए उसने उसे बाद में कांटेक्ट करने के लिए कहा। टाइम बीत गया और लियू लॉन्गटिंग को देखे हुए 1 महीना हो चुका था, लेकिन जल्दी उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। हॉलीडेज नजदीक थीं। हालांकि चीतियान उसके इस एटीट्यूड से चिढ़ गया। उसने ताना मारते हुए कहा, तुम प्यार में पागल लग रही हो। ये प्यार है, बाइजिंग ने जवाब दिया। तुम नहीं समझोगे, चीतियान ने ताना मारा। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं समझता? बाइजिंग ने अपना सर झुकाया। तो मुझे समझाओ। अपना आपा खोते हुए चीतियान ने अचानक उसके कंधे पकड़ लिए। मैं भी एक मर्द हूँ, वो झट से बोला। और तुम हमेशा मेरे दिल में बसी रहती हो। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसके चेहरे पर पछतावा झलक उठा। उसे छोड़कर वो मुंह फेरकर चला गया। मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ, उसने बुदबुदाया।
ऐसा दिखावा करो कि तुमने कभी सुना ही नहीं। वो पीछे मुड़े बिना रूम से चला गया। बाइजिंग वहीं बैठी रही, स्टन्ड। चीतियान उसे पसंद करता था। ये थॉट अजीब और इम्पॉसिबल सा लगा। उसने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी और आखिरकार वो ल्यू लॉन्गटिंग की ही थी। उसके बारे में फिर से सोचते ही उसे उसकी बहुत याद आने लगी। दृढ़ निश्चय के साथ वो खड़ी हुई। उसे उससे मिलने जाना ही था। अगले दिन वो उस पहाड़ी इलाके के लिए उड़ान भरी जहां ल्यू लॉन्गटिंग ठहरे हुए थे। फिर भी चीतियान के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। उसने एक बार एक्सेप्ट किया था कि अगर उसने कभी उस पर से विश्वास खो दिया तो वो देर सवेर मर ही जाएगा। इसीलिए वो कभी कभी उससे जेलस करती थी। ल्यू लॉन्गटिंग। लेकिन बाइजिंग ने ठान लिया था कि वो अपना विश्वास नहीं खोएगी, वो हमेशा उस पर भरोसा रखेगी। जल्द ही वो एयरपोर्ट पर पहुंच गए। बाइजिंग ने चारों तरफ देखा और तुरंत ल्यू लॉन्गटिंग को पहचान लिया। उसका हैंडसम चेहरा नजर आया और उसने उससे उसकी यात्रा के बारे में पूछा। बिना सोचे समझे वो उसकी ओर दौड़ी और उसे कस के गले लगा लिया। उसने उसे बहुत याद किया था। चीतियान ने धीरे से कहा, प्यार में कोई कितना अंधा हो सकता है। ल्यू लॉन्गटिंग की आंखें गुस्से से भर आईं जब उसने उसे देखा। तुम यहाँ क्यों हो? उनके बीच टेंशन बढ़ने लगा। बाइजिंग ने जल्दी से उन दोनों को अपनी बाहों में भर लिया और एक और बहस शुरू होने से पहले सिचुएशन को शांत करने की कोशिश की। वांग होंग बाइजिंग और चीतियान को अपने दोस्त की एक एंटीक शॉप पर ले गया। उसने बताया कि आधी रात को उसके दोस्त के घर में चैंगसम ड्रेस पहने एक महिला आती थी। इधर उधर घूमती रहती थी, लेकिन दिन में कभी नहीं दिखती थी। जब भी वो आती थी उसके दोस्त को ऐसा लगता था जैसे कोई उसे चुटकी काट रहा हो, लेकिन उसके जाने पर यह एहसास गायब हो जाता था। बाइजिंग ने सजेस्ट किया कि इसका कारण ये हो सकता है। एंटीक शॉप में कुछ इम्प्योर सा महसूस हुआ। चीतियन ने सभी आइटम्स की जांच की, लेकिन उसे सोर्स नहीं मिला। बाइजिंग ने चीतियन से उसकी राय जानने के लिए पूछा, लेकिन वांग होंग उसे किसी इनविजिबल पर्सन से बात करते भयभीत हो गया। बाइजिंग ने उसे अश्योर करते हुए समझाया कि चीतियन एक देवता है और डरने की कोई बात नहीं है। चीतियन ने सजेस्ट किया कि वो रात होने तक वेट करें, क्योंकि वो भी सिचुएशन के बारे में श्योर नहीं था। रात होते ही बाइजिंग और चीतियन घर के अंदर इंतजार करते रहे। वो आपस में बहस कर रहे थे। किसी मामूली बात पर चीटिया ने अचानक हलचल महसूस करते हुए अपना मुंह ढक लिया। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, च्योंगसाम पहने एक महिला झाड़ू लिए प्रकट हुई। उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी। चीटिया ने बाइजिंग को हिलने से मना किया और उसकी रक्षा के लिए उसके शरीर में प्रवेश कर गई। बाइजिंग ने आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। वो महिला उसके ऊपर मंडराती रही और उसे घूरती रही, लेकिन अचानक उसने बाइजिंग के पेट के अंदर कुछ देखा। शौक से उसकी आंखें चमक उठी और उसने अचानक अपनी पूरी ताकत से बाइजिंग पर हमला कर दिया। चीटियान की मदद से बाइजिंग ने तुरंत पलटवार किया और उस आत्मा को दूर ढकेल दिया। जमीन पर महिला ने फिर से बाइजिंग के अंदर किसी बड़ी चीज के बारे में कुछ बुदबुदाया, इससे पहले कि उसे फिर से प्रहार किया गया। इस बार वो कमजोर पड़ गई। उसकी झानु का तिनका उसके गाल से गिरने लगा और वो घुटनों के बल बैठकर बड़े स्वामी से क्षमा मांगने लगी। चौंक कर बाई ने चीतियान से पूछा कि वो किसका जिक्र कर रही है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, 2 सांप रेंगते हुए अंदर आ गए। ये वही सांप थे जिन्हें ल्यू लॉन्गटिंग ने पहले माँ गुओ के घर में पकड़ा था। सांपों ने महिला को घेर लिया, जिससे वो डर के मारे चीखने लगी। पल भर में उसका पूरा शरीर झाड़ू की तिनकों में बदल गया और वो गायब हो गई। बाइजिंग शौक में वहीं बैठी रही। बस हो गया, सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया, उसने बुदबुदाया। चीतियान बेफिक्र होकर उसे अपना पेमेंट लेने की याद दिलाता रहा, लेकिन बाइजिंग अभी भी सोच में डूबी हुई थी। इतनी ब्यूटीफुल सोल यहाँ क्यों प्रकट हुई? वांग होंग जो बाहर इंतजार कर रहा था अंदर भागा आया। क्या वो फिर कभी प्रकट नहीं होगी? उसने पूछा। चीतियान जो अभी भी बाइजिंग के शरीर में था ने समझाया कि झाड़ू की आत्मा सॉन्ग डायनेस्टी के समय से है। ये रात में घरों में मंडराता था और एक्सपर्ट्स भी इसके सोर्स का पता लगाने में जूझ रहे थे। लेजेंड के अनुसार एक बार एक मंक ने एक महिला को फूल खरीदते हुए और बार बार एक घर में आते जाते देखा। जब उसने उसका पीछा किया तो उसे फूलों के पास एक बिना इस्तेमाल की हुई झाड़ू पड़ी मिली। झाड़ू में आस्था ने उसे स्पिरिचुअल एनर्जी प्रदान कर दी थी, जिससे वो एक आत्मा के रूप में प्रकट हो गई। फिर उसने घर के परिवार को सताना शुरू कर दिया। कर्ज को समाप्त करने के लिए मंक ने झाड़ू को जला दिया, लेकिन आत्मा भटकती रही। ऐसा कहा जाता था कि यदि झाड़ू को 3 दिनों तक सूर्य की रोशनी से अछूता रखा जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। कुछ वर्षों में ये ईविल बन जाएगा और अपने ओनर के परिवार को डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएगा। वांग होंग स्टन रह गया। उसने बचपन में ऐसी कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी उन पर विश्वास नहीं किया था। इसी बीच चीतियान अंततः बाइजिंग के शरीर से अलग हो गया। बाइजिंग के थॉट्स चीतियान के पहले कहे शब्दों पर टिके रहे। ह्यूमन फेथ एक पावरफुल फोर्स है। ये देवताओं का निर्माण कर सकता है, लेकिन उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। यदि लोग चीतियान पर विश्वास करना बंद कर दें तो क्या वो भी गायब हो जाएगा? लेकिन इसके अलावा एक और चिंता मन में घर कर गई। उसके दिल में हलचल मची हुई थी। झाड़ू की आत्मा ने उसके भीतर एक बड़े देवता के बारे में कुछ कहा था। इसका क्या मतलब था? हालांकि ल्यू लॉन्गटिंग और चीतियान ने उसे भरोसा दिलाया था कि सब ठीक है, फिर भी बाइजिंग चुपके से चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने दिल की धड़कन सुनी और उसे अश्योर किया कि बच्चा हेल्दी है, लेकिन बाइजिंग को यकीन था कि स्कैन देखने के बाद डॉक्टर को झटका लगेगा। जब डॉक्टर ने पिता के बारे में कैजुअली पूछा, तभी अचानक एक मास्क्ड आदमी प्रकट हुआ और उसे बेहोश कर दिया। बाइजिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। रोका जा रहा था, इसलिए वो घबरा गई। तुम कौन हो? उसने पूछा। उस आदमी ने अपना मास्क हटाया। उसकी आवाज़ ठंडी थी। क्या तुम ल्यू लॉन्गटिंग को बिना बताए चेकअप के लिए आए हो? बाइजिंग दंग रह गई। वो माउंटेन गॉड था, क्या वो उसके शरीर में नहीं था? उसने समझाया कि आसपास बहुत सारी सीकर्स थे, इसलिए उसे पकड़े जाने से बचने के लिए सावधान रहना पड़ा। बाइजिंग को याद आया कि कैसे उसने एक बार ल्यू लॉन्गटिंग से छुटकारा दिलाने में उसकी मदद करने की ऑफर की थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं चाहती थी। ल्यू लॉन्गटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए माउंटेन गॉड को धक्का देते हुए उसने फर्मली कहा, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उसका गला पकड़ लिया और गुर्राते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ठुकराने की? बाइजिंग ने सांस लेने के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। मैंने तुम्हें एक बार बचाया था, उसने उसे याद दिलाया।
अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो ल्यू लॉन्गटिंग तुम्हें मार डालेगा। माउंटेन गॉड मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हिम्मत नहीं करूंगा? उसने अपना बड़ा हाथ उसके पेट पर रखा, जिससे बाईजिंग टेंशन में आ गई। लेकिन फिर मानो अपना मन बदलते हुए वो पीछे हट गया। मुझे औरतों और बच्चों से कोई मतलब नहीं है, उसने बेपरवाही से कहा। हालांकि जाने से पहले उसकी नजरें तेज हो गईं। ल्यू लॉन्गटिंग ने मुझे एक बार मार डाला था, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। इतना कहकर वो गायब हो गया। बाईजिंग बैठ गई, उसके हाथ कांप रहे थे। अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो वो भी जीना नहीं चाहेगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो विस्पर करते हुए बोली, मैं क्या करूं? अचानक दरवाजे से एक जानी पहचानी आवाज आई। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम जाओ। हॉस्पिटल। बाईजिंग ने मुड़कर देखा तो ल्यू लॉन्गटिंग वहां खड़ी थी। मैंने फोन किया था, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया, उसने आगे कहा। इसलिए मैं तुम्हारी खुशबू का पीछा करते हुए यहाँ आ गया। वो उसकी ओर बढ़ा, उसकी नजरें नरम पड़ गईं और उसने अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया। ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, उसने धीरे से कहा। मुझे चिंता हो रही थी। बाईजिंग ने सिसकियां ली। क्या तुम्हें मेरी परवाह है या सिर्फ बच्चे की? तुमने पहले कहा था कि तुम्हें सिर्फ बच्चा चाहिए। ल्यू लॉन्गटिंग ने धीरे से अपने आंसू पोंछे। मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? क्या मुझे तुम्हारी परवाह नहीं? उसने कहा। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हें सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो उसके करीब आया। वादा करो कि तुम फिर कभी नहीं रोगी। बाई ने धीरे से जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, ल्यू लॉन्गटिंग ने उसके होठों को गहरे प्यार भरे किस्से चूम लिया। इसी बीच डॉक्टर, जो अभी अभी होश में आई थी, कंफ्यूजन में पलकें झपकाईं। वो बेहोश हो गई थी, लेकिन अब उसने एक कपल को अपनी ही दुनिया में खोया हुआ देखा। अभी क्या हुआ? उसने धीरे से कहा। कहीं एक लड़का नदी में डूब गया। अचानक पानी से हाथ निकले, उसके चारों तरफ घेरा बनाकर उसे नदी किनारे की ओर खींच लिया। होश में आने पर उसने चारों तरफ देखा और अपने पास एक लाल पट्टा, रेड सैश पड़ा हुआ पाया। उसे कस के पकड़कर उसने हाथ जोड़कर एक सीरियस प्रतिज्ञा की। एक दिन वो वापस आएगा और जिसने उसे बचाया था उससे विवाह करेगा। बाद में लड़के की मां ने बाईजिंग और ल्यू लॉन्गटिंग से कांटेक्ट किया और उनसे उसे बचाने की गुहार लगाई। लड़का वापस आ गया था और नदी किनारे मिली लड़की से ही विवाह करने की जिद कर रहा था। बाईजिंग और ल्यू लॉन्गटिंग ने कई मामले सुलझाए थे। आत्माओं से जुड़े मामलों के कारण अधिक लोग उनकी मदद मांगने लगे थे। महिला उन्हें उस स्थान पर ले गई जहां उसका बेटा रस्सियों से बंधा हुआ था। उसका अजीब बिहेवियर उन्हें चिंतित कर रहा था। लड़का चुपचाप बैठा था, उसका चेहरा किसी खाली खोल की तरह एक्सप्रेशनलेस था। ल्यू लॉन्गटिंग ने उसे ध्यान से देखा और कहा, उसकी आत्मा ले ली गई है, हमें उसे वापस पाने के लिए उसकी आत्मा को ढूंढना होगा। उसने एक रस्सी निकाली और समझाया कि वो इसे लड़के से बांध देंगे और उसे अपनी खोई हुई आत्मा तक ले जाने देंगे। जैसे ही उन्होंने रस्सी खोली जो उसे खंभे से बांधे हुए थी, लड़का तुरंत भाग गया। ल्यू लॉन्गटिंग ने जल्दी से बाईजिंग को धीरे धीरे पीछे आने के लिए कहा और खुद भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लड़का नदी किनारे पहुंच गया। ल्यू लॉन्गटिंग गुस्से से पीछे मुड़ी। इस मामले के लिए हमारे नाम तुम्हें किसने दिए? महिला ने जवाब देने से पहले हिचकिचाते हुए कहा। यिनसू ने दिए थे। मैं पहले उसके पास गई थी, लेकिन उसने कहा कि वो इस मामले को नहीं संभाल सकती और तुम्हारी जगह तुम्हें भेजने का सुझाव दिया। ल्यू लॉन्गटिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें यहाँ इसीलिए भेजा क्योंकि उसे लगा कि हम इसे सुलझा सकते हैं? कोई नहीं सुलझा सकता। ये रिवर गॉड का विवाह है जिसे दोनों पक्षों ने एक्सेप्ट कर लिया है। कोई भी इसमें दखल देने की हिम्मत नहीं करेगा। महिला घुटनों के बल गिर पड़ी। प्लीज, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही, वो मेरा इकलौता बेटा है। ल्यू लॉन्गटिंग ने आंख भरी और पूछा, क्या आपके बेटे ने कोई एंगेजमेंट गिफ्ट एक्सेप्ट किया? महिला हिचकिचाई और फिर बोली कि उसने एक रेड बेल्ट एक्सेप्ट की थी, लेकिन मैंने उसे बेकार समझकर फेंक दिया। बाईजिंग आगे बढ़ी। तो फिर क्या सोल्यूशन है? ल्यू लॉन्गटिंग ने कुछ देर सोचा। वो पहले ही इस मामले को एक्सेप्ट कर चुके थे और अब पीछे हटना उनके हित को नुकसान पहुंचाएगा। कार्मा, वो कोई रिस्क नहीं उठा सकता था, खासकर बाईजिंग की प्रेगनेंसी को लेकर। एक रास्ता है, लेकिन वो मुश्किल है, उसने एडमिट किया। मैं लड़के की जगह ले लूंगा और दुल्हा बन जाऊंगा। बाईजिंग ने तुरंत इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। हमारी शादी भी अभी तक नहीं हुई है, मैं ये कैसे होने दे सकती हूँ? ल्यू लॉन्गटिंग ने हल्के से उसके सर पर थपथपाया। ये सिर्फ एक दिखावा है, हमारी शादी की प्लान्स वहीं रहेंगी। उसने बाईजिंग को पीछे रुकने, डोरी पकड़ने और कुछ भी गड़बड़ होने पर भागने का इंस्ट्रक्शन लिया। हम लड़ नहीं सकते अभी, उसने वार्निंग दी। लड़की की जगह खड़े होकर ल्यू लॉन्गटिंग ने देखा कि नदी अचानक दो भागों में बट गई और एक विशाल फिगर प्रकट हुई। उसका चेहरा ढका हुआ था। वो रिवर गॉड थे। देवता नदी किनारे पर कदम रखते हुए ल्यू लॉन्गटिंग की ओर बढ़े, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही उनकी नजरें बदल गईं। अचानक वो बाईजिंग की ओर मुड़े और उसका हाथ पकड़ लिया। बाईजिंग के मन में कई सवाल उठे। क्या ये ल्यू लॉन्गटिंग को सप्रेस करने की कोई ट्रिक थी? लेकिन तभी रिवर गॉड ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ल्यू लॉन्गटिंग के एक्सप्रेशंस। अंधेरा छा गया। वो मेरी है, उसने वार्निंग दी। रिवर गॉड ने अपना सर झुकाया। मैं बस अपनी दुल्हन को घर ले जा रहा हूँ। ल्यू लॉन्गटिंग आगे बढ़ा। मुझे ले जाओ, बाईजिंग को इसमें मत घसीटो। लेकिन रिवर गॉड ने उसकी बात अनसुनी कर दी। बाईजिंग सिचुएशन बिगड़ती देख जल्दी से बोला, लेकिन आप एक स्त्री हैं, है ना? मैं आपकी दुल्हन कैसे बन सकती हूँ? रिवर गॉड हंसे, अपना मास्क हटाया जिससे उनका अट्रैक्टिव एंड्रोजिनस चेहरा सामने आया। मैं एक रिवर गॉड हूँ, मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ, पुरुष या स्त्री। ल्यू लॉन्गटिंग का पेशेंस टूट गया। उससे जाने दो। जाओ। रिवर गॉड ने मुस्कुराते हुए बाईजिंग को नीचे रख दिया। अगर तुम उसे वापस चाहते हो तो मुझसे लड़ो। ल्यू लॉन्गटिंग, जो अभी भी अपनी इंजरी से कमजोर था, लड़ने की हालत में नहीं था, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। रिवर गॉड ने पहले हमला किया। पानी की लहरों ने ल्यू लॉन्गटिंग को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अपनी कमजोर हालत के बावजूद उसने बल का सामना किया और बाईजिंग को भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन बाईजिंग हिल नहीं सकी। ल्यू लॉन्गटिंग की पेन देखकर उसका दिल दुख से भर गया। दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपना फैसला किया।
मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसने रिवर गॉड से कहा, लेकिन लियू लॉन्गटिंग को जाने दो। बिना किसी हिचकिचाहट के रिवर गॉड ने बाइजिंग को अपनी बाहों में उठाया और उसे अपने साथ ले गए। अपने महल में रिवर गॉड ने बाइजिंग को बताया, आज रात तुम मेरे साथ रहोगी, कल हम मंदिर जाएंगे। उसकी बेचैनी देखकर उन्होंने अपना रूप बदल लिया और अधिक जेंटल हो गए। लेकिन बाइजिंग नहीं देगी। मैं लियू लॉन्गटिंग के बच्चे की मां बनने वाली हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। रिवर गॉड कुछ देर रुके, बोलते हुए, मैं तुम्हें अलग नहीं करूंगा। लेकिन वो मुस्कुराया। तुम लियू लॉन्गटिंग से प्यार करती हो, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता। बाइजिंग का दिल बैठ गया। ये सच नहीं है, उसने मुझे कितनी बार बचाया है। क्या तुम असली वजह जानना चाहते हो? वो हंसा, फिर सर हिलाया। सीक्रेट्स इतनी आसानी से उजागर नहीं होने चाहिए। फिर उसका चेहरा सीरियस हो गया। अगर तुम उस सफेद सांप के साथ रहने पर अड़ी हो, ये जानते हुए भी कि एक दिन तुम उसे खो दोगी, तो मुझे बताओ, क्या तुम सच में यही चाहती हो? बाइजिंग ने फर्म में सर हिलाया। हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा उसके साथ रहेगी। रिवर गॉड मुस्कुराए। एक भोली लड़की और एक चालाक सांप के बीच कितनी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है, मुझे इसे देखना ही होगा। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, अगर फ्यूचर में कभी तुम्हें मदद की जरूरत हो तो तुम मेरी डिसाइपल बन सकती हो। बाइजिंग ने आईब्रोज चढ़ाई। मुझे एक और इमॉर्टल की जरूरत नहीं है। लेकिन रिवर गॉड ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसके ऊपर मंडराते हुए उन्होंने अपनी एनर्जी से उसकी गर्दन पर निशान बना दिया। ये मेरा मार्क होगा, उन्होंने धीरे से कहा। अब से मैं तुम्हारा इमॉर्टल हूँ। जैसे ही उन्होंने अपने होंठ उसके होंठों पर रखे, उस निशान को देखते ही बाइजिंग बेहोश हो गई। नदी किनारे लियू लॉन्गटिंग बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रिवर गॉड ने अपना वादा निभाया और बाइजिंग को उसकी खोई हुई आत्मा के साथ सेफ लौटा दिया। जैसे ही बाइजिंग लियू लॉन्गटिंग की ओर बढ़ी, लियू लॉन्गटिंग की नजर तुरंत उसकी गर्दन पर बने निशान पर पड़ी। उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया था। गुस्से और जलन से भरकर उसने बाइजिंग को पकड़ लिया, उसे अपनी ओर खींचा और पजेसिवली उसके होठों को चूम लिया। जैसे ही वो पीछे हटा, उसने रिवर गॉड को घूर कर देखा। बाइजिंग मेरी औरत है, ये मत सोचो कि तुम उसे मुझसे छीन सकते हो। दूर चले जाओ। रिवर गॉड मुस्कुराए। मैंने उसे केवल एक ऑप्शन दिया था, लेकिन याद रखना, लियू लॉन्गटिंग को चुनना तुम्हें केवल कष्ट देगा। इन पार्टिंग वर्ड्स के साथ वो गायब हो गए। घर लौटते ही लियू लॉन्गटिंग अपने मूल रूप में वापस आ गया, लेकिन उसकी साइलेंस उनके बीच भारी पड़ रही थी। बाइजिंग ने उसके गुस्से को महसूस किया, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। वरिड और कंफ्यूज्ड होकर उसने बूढ़े डॉक्टर से पूछा, जिसने समझाया कि लियू लॉन्गटिंग पावरफुल तो था, लेकिन उसकी इंजरी सीधे तौर पर उससे जुड़ा हुआ। बेजिंग चौंक गई। ये सब उसने कैसे किया होगा? बूढ़े डॉक्टर ने डिटेल में बताया कि लियू लॉन्गटिंग ने उसे अपना अस्तित्व बना लिया था, इसलिए उसकी कई एबिलिटीज अब उस पर डिपेंड थी। हालांकि क्योंकि उसने अभी तक 7 टेक्निक्स में मास्टरी हासिल नहीं की थी, इसलिए चीतयान के प्रहार से वो वल्नरेबल रह गया। बेजिंग अभी भी कंफ्यूज थी। उसने पूछा कि इसका क्या मतलब है, और डॉक्टर ने समझाया कि चीतयान हाथों, पैरों और गर्दन पर स्थित इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। यदि इन पॉइंट्स पर हमला किया जाए तो वो हड्डियां तोड़ सकता है और भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ये रियलाइजेशन बाइजिंग को बुरी तरह से झकझोर गया। अगर वो कमजोर बनी रही तो लियू लॉन्गटिंग उसकी रक्षा के लिए खुद को सैक्रिफाइस करता रहेगा। बूढ़े डॉक्टर ने उसे लियू लॉन्गटिंग का पीछा करने की सलाह दी और उनके बीच टेंशन कम करने की कोशिश की। तभी उन्होंने उसकी गर्दन पर कुछ देखा और उसकी ओर इशारा किया। चौंक कर बाइजिंग ने एक मिरर निकाला और रिवर गॉड द्वारा छोड़ा गया निशान देखा। उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो गई। तो यही कारण था कि लियू लॉन्गटिंग गुस्से में था। उसे कन्फ्रंट करने का निश्चय करके बाइजिंग उसके लूम में दाखिल हुई। जैसे ही वो अपनी शक्ति का अभ्यास कर रहा था, हालांकि लियू लॉन्गटिंग ने अब भी उसे इग्नोर कर दिया। बिना एक शब्द बोले अपने घावों पर पट्टियां बदलने के लिए खड़ा हो गया। बाइजिंग ने हर पॉसिबल कोशिश की, उसे टीज किया, फुसलाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जब उसने रिवर गॉड के साथ जाने का कारण समझाने की कोशिश की तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने जोर देकर कहा कि उसे डर था कि उसे फिर से चोट लग जाएगी, लेकिन उसके शब्दों से उसे कोई शांति नहीं मिली। लियू लॉन्गटिंग का पेशेंस टूट गया। उसकी आवाज ठंडी थी जब उसने अनाउंस किया कि वो किसी भी हालत में अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द के लिए उसे छोड़कर जाने नहीं देगा। बाइजिंग चिढ़कर बोली कि वो ऐसे मौकों पर हमेशा उसके साथ बदतमीजी करता है और शायद उसे रिवर गॉड के साथ ही रहना चाहिए था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, लियू लॉन्गटिंग ने उसे पकड़ लिया। उसकी गोल्डन आइज पोजेशन से भरी हुई थी। जो मेरा है उसे कोई नहीं ले सकता, उसने ऐलान किया। उसकी गर्दन पर बनी निशान से चिढ़कर उसने उसी जगह पर जोर से काट लिया, मानो रिवर गॉड की प्रेजेंस को मिटाना चाहता हो। बाइजिंग उसकी अचानक इस हरकत से चौंक गई। जब उसने उसे बिस्तर पर लिटाया तो उसकी इंटेंसिटी एक्सट्रीम पर थी। वो उसके ऊपर झुका हुआ था, उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे गहरे पैशनेट किस से चुप करा दिया। ये क्लियर था कि वो उसके होठों पर किसी और मर्द का नाम नहीं सुनना चाहता था। जैसे ही वो पीछे हटा, उसकी कमर पर उसकी पकड़ और कस गई। तुम मेरी हो, चाहे मैं मर ही जाऊं, उसने विस्पर किया। बाद में जब वो बिस्तर पर लेटे थे तो बाइजिंग का मन उस बूढ़े डॉक्टर की 7 युक्तियों के बारे में कही गई बातों पर चला गया। अगर वो उन्हें सीख लेती तो शायद वो उनके सहारे खड़ी हो पाती। लियू लॉन्गटिंग का साथ देते हुए वो बोझ नहीं बनना चाहती थी। अगली सुबह बाइजिंग किचन में लियू लॉन्गटिंग के लिए हेल्दी खाना बनाने में बिजी हो गई। जैसे ही उसने खाना बनाना फिनिश किया, दरवाजे की घंटी बजी। वो जल्दी से दरवाजा खोलने गई, तभी उसे एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट मिला। जैसे ही बाइजिंग, चीतयान और उसकी दादी एक साथ बैठी, उसकी दादी ने बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर बात शुरू कर दी। उन्होंने बाइजिंग के लिए एक ब्लाइंड डेट का इंतजाम किया था। चौंक कर बाइजिंग ने तुरंत बहाने बनाकर मना कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो असली कारण जानती थी। बाइजिंग की दादी को लियू लॉन्गटिंग बिल्कुल पसंद नहीं था। दादी ने जिद करते हुए कहा कि वो चाहती है कि बाइजिंग को एक डिसेंट पति मिले, लेकिन जैसे ही वो एक आइडियल मैन का डिस्क्रिप्शन दे रही थी, ठीक उसके ऑपोजिट एक व्यक्ति दरवाजे से अंदर आ गया, लियू लॉन्गटिंग। बाइजिंग मन ही मन घबरा गई। ये बहुत ही बुरा टाइम था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, लियू लॉन्गटिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और फर्मली बोला, हैरान मत हो, मैं संभालूंगा। बाइजिंग कंफ्यूजन में पड़ गई। क्या संभालूंगा? उसका चेहरा सीरियस हो गया। तुम्हारी माँ। उसका पीछा किया जा रहा है। बाइजिंग का दिल बैठ गया। किसने किया?
लिू लॉन्गटिंग ने बताया कि ये उसकी एक्स रूममेट याओना थी, जिसकी 1 महीने पहले मौत हो गई थी। बाइजिंग जम गई। याओना उसकी माँ को क्यों टारगेट करेगी? अब सब कुछ समझ में आ रहा था। बाइजिंग और उसकी दादी इमॉर्टल लोगों से घिरी हुई थी, लेकिन उसकी माँ सबसे वीकलिंग थी। वो एक आसान शिकार थी, वो एक आसान टारगेट थी। अभी भी सोच में डूबी हुई उसने ध्यान नहीं दिया कि लिू लॉन्गटिंग कब उसके पास फिर से आया। उसने बताया कि चीतियन ने उसकी दादी को सुला दिया था, लेकिन वहाँ कुछ और भी था। इस मामले में कुछ अनयूजुअल था। याओना की मौत को केवल 1 महीना हुआ था। आमतौर पर आत्माएं इतनी जल्दी इतनी पावर गेन नहीं कर पाती कि वो हॉन्ट कर सके। इसका मतलब था कि कोई और ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। चिंतित होकर बाइजिंग ने बेचैनी से अपनी माँ की हालत के बारे में पूछा। उसी क्षण लिू लॉन्गटिंग को अपने इन्फॉर्मर से एक मैसेज मिला। उसने मैसेज खोला जिसमें बाइजिंग की माँ की फोटो थी। उनकी हालत पैथेटिक थी। अगले दिन लिू लॉन्गटिंग और बाइजिंग अपनी माँ के घर पहुंचे और उन्हें बेहद दयनीय हालत में पाया। उनका किडनैपिंग कर लिया गया था और इस शौक ने उनके दिमाग पर गहरा असर डाला था। उनकी खाली आंखों में कोई पहचान नहीं थी, यहाँ तक कि अपनी बेटी के लिए भी नहीं। बाइजिंग अपनी माँ की हालत देखकर जम सी गई। उसके दिल में दहशत छा गई। याओ इतनी हद तक कैसे जा सकती है? सिर्फ इसलिए कि बाइजिंग का जीवन उससे थोड़ा बेहतर था, उसने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने का सहारा लिया। बाइजिंग के सीने में गुस्सा भड़क उठा, हर गुजरते पल के साथ और भी तेज होता गया। लिू लॉन्गटिंग ने शांत भाव से सिचुएशन का जायजा लिया। उसने बताया कि याओना ने उसे अगवा कर लिया था। बाइजिंग की माँ की आत्मा, जिसके कारण वो इस हालत में थी, अगर वो उसे वापस ले आती तो वो ठीक हो जाती। बाइजिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। दृढ़ निश्चय उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने याओना को अपने परिवार को और बर्बाद नहीं करने दिया। अगर ये सब उसकी वजह से शुरू हुआ था तो वो इसे खत्म करने वाली भी वही होगी। लिू लॉन्गटिंग हमेशा की तरह अनवेवरिंग उसके बगल में खड़ा था। चाहे वो कोई भी रास्ता चुने, वो उसका साथ देगा। एक क्लू का पीछा करते हुए वो उस जगह पहुंचे जहां माना जाता था कि याओना थी। छिपने के लिए लिू लॉन्गटिंग ने लिू बाई पर एक स्पेल किया, जिससे वो उस एरिया में छिपी हुई पावर्स को देख सकी। उनके साथ आई लड़की ने इसके पीछे के व्यक्ति का नाम बताया, टियानझा। इस खुलासे से बाइजिंग और लिू लॉन्गटिंग दोनों को गहरा सदमा लगा। वो कोई और नहीं बल्कि चीटियान का ओरिजिनल डिसाइपल था, वही जो चीटियान को वापस ले जाने आया था, लेकिन चीटियान ने लौटने से इनकार कर दिया था। अब ये क्लियर था कि श्वान के मन में द्वेष था। चीटियान को खोने का मतलब था कि उसके परिवार ने अपने देवता का आशीर्वाद खो दिया था। जैसे ही वो इस जानकारी को पूरी तरह से समझ पाए, एक अजीब सी आवाज पूरे स्थान में गूंज उठी। किसी मनहूस चीज की प्रेजेंस और भी स्ट्रांग हो गई। फिर जैसा कि एक्सपेक्टेड था, या प्रकट हुई। बाइजिंग की नजरें उसके चारों तरफ मंडरा रही अजीबोगरीब आकृतियों पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने आंसर के लिए लियो लॉन्गटिंग की ओर रुक किया। उसने समझाया कि ये पावरफुल क्रीचर्स के रिमेन्स या अवशेष थे, जिन्हें डिमोनिक प्रैक्टिशनर्स ने अपनी इमोर्टैलिटी बढ़ाने के लिए डिस्टॉर्ट और ट्रांसफॉर्म कर दिया था। लियो लॉन्गटिंग सिचुएशन को संभालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बाइजिंग ने इंस्टिंक्टिवली हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। कीप द डॉक्टर के वर्ड्स याद आ गए। वो कितनी कमजोर थी। लियो लॉन्गटिंग ने उसके लिए कितना कष्ट सहा था। वो इसे दोबारा नहीं होने दे सकती थी। मत जाओ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने फर्मनेस बनाए रखी। लियो लॉन्गटिंग ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या वो अपनी माँ को बचाना नहीं चाहती थी? बाइजिंग का दिल जोर से धड़क रहा था। वो इससे लिपटना चाहती थी, लेकिन लियो लॉन्गटिंग की सेफ्टी की कीमत पर नहीं। उन्होंने मिलकर रिवर गॉड को मात दी थी। शायद वो कोई और रास्ता निकाल सकते थे। उसने उससे विनती की कि वो खुद को खतरे में ना डाले। लियो लॉन्गटिंग रुका। एक पल के लिए रुककर वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर उसके चेहरे के भावों को शांत भाव से देखते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी चिंता है? बाई हिचकिचाई, फिर सच कबूल किया। क्योंकि वो कमजोर थी, इसीलिए उसे बार बार चोट लगती थी। ये देखना अनबेरेबल था। लियो लॉन्गटिंग हल्के से हंसा और उसे दिलासा देते हुए उसके सर पर थपथपाया। फिर अपने शांत स्वभाव से उसने एक प्रपोजल रखा। अगर मैं इस बार सेफ लौट आया तो क्या तुम मुझे इनाम दोगी? बाई चौंक गई। उसका मतलब किस इनाम से था? लियो लॉन्गटिंग के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। लॉन्गटिंग ने अपने अगले शब्द बोलते हुए अपने होंठ हिलाए। चलो शादी कर लेते हैं बाइजिंग। लियो लॉन्गटिंग ने बाइजिंग से उसका इंतजार करने का अंतिम अनुरोध करके प्रस्थान किया। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, अपनी शक्ति से उसने तेजी से याओना को पकड़ लिया और बाइजिंग की माँ की आत्मा को फ्री कर दिया। उसकी प्रेजेंस से भयभीत होकर अन्य आत्माएं तुरंत पीछे हट गईं। अंततः सब कुछ समाप्त हो गया था। फिर भी बाइजिंग एक बेचैनी से उबर नहीं पा रही थी। शायद ये इसलिए था क्योंकि याओना कभी उसकी दोस्त थी, जिससे उसके लिए पूरी तरह से अलग होना मुश्किल हो रहा था। बाद में जब वो बाटब में डूबी हुई सोच में डूबी हुई थी, तभी लियो लॉन्गटिंग उसे देखने आया। बाइजिंग चौंक गई और उसने उसकी मौजूदगी पर सवाल उठाया, लेकिन उसने उसे टीज करते हुए कहा कि अगर वो और देर तक बाटब में रही तो शायद जलपरी बन जाएगी। उत्सुकतावश बाइजिंग ने अपने मन में उठ रहे एक सवाल को उठाया। आखिर वो छोटी आत्माएं उससे इतनी डरी हुई क्यों थीं? एक पल के लिए उसके शब्दों पर लियो लॉन्गटिंग का हाथ रुक गया। हालांकि उसने तुरंत खुद को संभाला और झुककर उसके कान में नोटी अंदाज में विस्पर किया। बाइजिंग घबरा गई और उसे जाने के लिए कहा, लेकिन उसने उसका हाथ थामे रखा और उसे उस इनाम की याद दिलाई जिसका उससे वादा किया गया था। बाइजिंग ने आह भरी और आखिरकार अपनी दादी से शादी के बारे में बात करने के लिए राजी हो गई। सेटिस्फाइड होकर लियो लॉन्ग ने जाने से पहले उसके माथे पर एक हल्का सा किस दिया, जिससे बाइजिंग शर्म से लाल हो गई, ये महसूस करते हुए कि वो उससे शादी करने के लिए कितना डेस्परेट था। जब बाइजिंग ने अपनी दादी से शादी की बात की तो उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसने इस आइडिया को पूरी तरह से खारिज कर दिया, यहाँ तक कि ये भी सवाल किया कि क्या लियो लॉन्गटिंग बाइजिंग पर दबाव डाल रहा था। इसमें उलझ गया।
हालांकि इससे पहले कि बाइजिंग कुछ कह पाती, लियो लॉन्गटिंग आगे बढ़ा। उसने पॉजेसिवली बाइजिंग को अपने हाथों में लिया और कहा कि वो बाइजिंग से प्यार करता है और इससे शादी करने के लिए डिटर्मिन्ड है। ये देखकर कि समझाने बुझाने से कोई फायदा नहीं होगा, बाइजिंग की दादी ने एक कठोर कदम उठाया। उन्होंने एक चाकू निकाला और उसे अपनी गर्दन पर रखकर बाइजिंग को धमकी दी। घबराई हुई बाइजिंग ने उनसे चाकू नीचे रखने की विनती की, लेकिन लियो लॉन्गटिंग अपने इरादे पर अड़िग रहा और कहा कि उसकी सहमति उसके लिए सेकेंडरी है, वो बाइजिंग से ही शादी करेगा क्योंकि यही उसकी इच्छा थी। वो जो चाहती थी वही हुआ। अपनी धमकियों के नाकाम होने का एहसास होने पर बाइजिंग की दादी ने उसे एक अल्टीमेटम दिया। उसे अपने परिवार और लियो लॉन्गटिंग के बीच चुनाव करना था। बाइजिंग का दिल दुविधा में पड़ गया। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो लियो लॉन्गटिंग से भी प्यार करती थी, जिसने अनगिनत बार उसकी जान बचाई थी, यहाँ तक कि उसके लिए अपनी जान भी जोखिम में डाली थी। उसे अपना जवाब पता था, फिर भी वो उसे कह नहीं पा रही थी। उसकी परेशानी देखकर लियो लॉन्गटिंग आगे बढ़ा, उसे अपनी बाहों में उठाया और उसके लिए फैसला कर दिया। हिचकिचाहट के साथ वो बाइजिंग को घर से दूर ले गया, उसकी दादी को वहीं छोड़कर। बाहर आकर उसने आखिरकार उसे नीचे उतारा और उससे पूछा क्या वो सचमुच उनसे रिश्ता तोड़ने के बारे में सोच रही थी। बाइजिंग हिचकिचाई। उसे यकीन नहीं था कि उसकी दादी कभी उनकी शादी को एक्सेप्ट करेंगी या नहीं। लियो लॉन्गटिंग ने उसकी ठड्डी ऊपर उठाई और उसे भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही मान जाएंगी। आखिरकार वो उसकी दुल्हन बनने वाली थी। उसकी फ्रस्ट्रेशन, जेलसी और प्यार उमड़ पड़ा जब उसने उसे गले लगाकर डीप किस किया। लेकिन बाइजिंग अपनी बेचैनी को दूर नहीं कर पाई। उसे यकीन नहीं था कि उसकी दादी उसकी बात मानेंगी या नहीं। सचमुच उन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया। 2 दिन बाद बाइजिंग को आश्चर्य हुआ जब उसकी दादी ने उन्हें डिनर पर इनवाइट किया और मुस्कुराते हुए अनाउंस किया कि उन्होंने उनके विवाह के लिए अपना आशीर्वाद दे दिया है। बाइजिंग दंग रह गई। लियो लॉन्गटिंग ने उसे विश्वास दिलाया था कि उसकी दादी जल्द ही मान जाएंगी, लेकिन उसने इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं की थी। चीतियान की एब्सेंस देखकर बाइजिंग ने उसके बारे में पूछा। उसकी दादी ने कैजुअली समझाया कि क्योंकि ये फैमिली मैटर है, इसलिए बेहतर होगा कि वो आपस में ही सेलिब्रेट करें। अपना ग्लास उठाते हुए उसने टोस्ट का प्रपोजल रखा। राहत और खुशी से भरी बाइजिंग ने भी लियो लॉन्गटिंग के ग्लास से अपना ग्लास टकराया। हालांकि जैसे ही उसने अपना ड्रिंक फिनिश किया, उसका सर भारी हो गया और उसकी विजन धुंधली हो गई। उसने लियो लॉन्गटिंग की ओर देखा और मुश्किल से ही समझ पाई कि वो भी लड़खड़ा रहा था और फिर गिर पड़ा। जैसे जैसे बाइजिंग की चेतना वीक होती गई, उसने धुंधली आंखों से अपनी दादी को लियो लॉन्गटिंग के ऊपर